एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम होता है शी। और शी किसी गुड न्यूज का इंतजार कर रही होती है, इसीलिए इसे रातों को नींद नहीं आ रही होती। तभी ये छत पर जाकर बैठ जाती है और उसी समय हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जू शेंग चन। और वो खुशखबरी इसी से रिलेटेड होती है। शेंग शी को बताता है कि मैं वार जीत गया हूँ और पता चलता है कि शी बोल नहीं सकती। दूसरी ही तरफ शी का बचपन दिखाते हैं कि वो बचपन में बोल सकती थी और ये सुई फैमिली से बिलोंग करती है जो कि यहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली है और ये इस फैमिली की इकलौती बेटी है। इसके अलावा इस फैमिली में कोई और लड़की नहीं है, इसीलिए बचपन से ही इसकी शादी क्राउन प्रिंस के साथ तय कर दी गई थी। ये शी की माँ होती है। आज शी का जन्मदिन होता है, इसीलिए वो अपने फादर का इंतजार कर रही होती है क्योंकि इससे कहा गया था कि आज के दिन उसका फादर उससे मिलने के लिए आएगा। मगर शी की मदर उसे मना कर देती है कि तुम्हारा फादर तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगा। दूसरी ही तरफ शी के अंकल की एंट्री होती है जिसका नाम होता है गुएंग। और यहाँ पता चलता है कि ये अंकल गुएंग ही शी के फादर को शी से नहीं मिलने दे रहा होता क्योंकि शी के फादर ने क्वीन गाओ को नाराज किया है, इसीलिए गुएंग उसे फैमिली से बाहर निकाल रहा होता है। मगर शी की माँ इस फैसले के खिलाफ होती है कि मेरे शौहर का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगा। मगर गुएंग कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे शौहर को यहाँ रहने दिया तो उसके साथ साथ हम भी डूबे जाएंगे, इसीलिए आखिरी बार उसे शी से मिलवा दो और उसे जाने का कहो। साथ ही साथ शी जब सो रही होती है तो उसका फादर उससे आखिरी बार मिलने के लिए आया होता है। मगर शी सो नहीं रही होती, वो जाग रही होती है और अपने फादर को देखकर वो इतना खुश होती है कि उन्हें अपने साथ रुकने का कहती है। मगर शी का फादर उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता और उसे सुला देता है और अपनी वाइफ से भी आखिरी बार मिलके चला जाता है। दूसरे दिन शी पूरे घर में अपने फादर को ढूंढ रही होती है मगर उसे अपना फादर कहीं नहीं दिखता। तो गुएंग आकर शी के दिल में और गलत डालने लगता है कि तुम्हारा फादर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। ये बात सुनते ही शी को सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है और इस सदमे के बाद से वो बोलना ही छोड़ देती है। दूसरी ही तरफ किंग की कॉन्कुबाइन जिसका नाम होता है की, वो गुएंग को पैलेस बुलाती है और पैलेस आने के बाद पता चलता है कि किंग की तो डेथ हो गई है। अब 5 मिनट इस खबर पर अफसोस करने के बाद गुएंग ये फैसला करता है जो कि कॉन्कुबाइन की का बेटा है उसे फौरन किंग बना दिया जाए। गुएंग के इस फैसले पर आधे लोग खिलाफ होते हैं कि अभी ही किंग की डेथ हुई है और इनका फेनरल तक नहीं हुआ, इतनी जल्दी भी क्या है। मगर आधे से ज्यादा लोग गुएंग के इस फैसले को मान जाते हैं, इसीलिए क्राउन प्रिंस हुई को किंग बना दिया जाता है और कॉन्कुबाइन की क्वीन गाओ को साइड कर देती है। इस मामले में उसकी जरा नहीं चलती। अब हुई के किंग बनने के बाद कॉन्कुबाइन की सबसे ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो शुरू से ही यही चाहती थी। मगर अब इसे एक बात का डर होता है और वो है जू शेंगचन। इसे डर होता है कि जब शेंग को पता चलेगा कि मेरा बेटा बादशाह बन चुका है तो कहीं वो शाही कुर्सी छीनने के लिए ना आ जाए। दूसरी ही तरफ शेंग को वार लड़ता हुआ दिखाया जाता है और वो इस वार में जीत भी जाता है। इसी जीत के जश्न की ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं। मगर जो मिलिट्री एडवाइजर होता है जिसका नाम होता है चोंग, और ये शेंग को पैलेस का आया हुआ लेटर देता है। वो लेटर में ये पढ़ने के बाद के बादशाह की डेथ हो गई, शेंग की सारी खुशी गम में बदल जाती है और पता चलता है कि शेंग रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता है और बादशाह इसका भाई होता है। इसीलिए अपने भाई की डेथ की खबर सुनने के बाद शेंग रोने लग जाता है और पैलेस जाने का फैसला करता है कि आखिरी बार अपने भाई को देख लूं। मगर तभी एक और बात पता चलती है कि बचपन में शेंग ने कसम खाई थी कि वो अपना रॉयल नेम गिव अप कर देगा और अपनी पूरी जिंदगी वेस्टर्न स्टेट में रहेगा, यानी कि इस कंट्री की रखवाली के लिए आर्मी में रहेगा और कभी वापस इस पैलेस के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए ये लोग सारे इसकी कसम इसे याद दिला रहे होते हैं। मगर शेंग कहता है कि वो वहाँ कोई कुर्सी छीनने के लिए नहीं जा रहा है, वो सिर्फ अपने भाई को आखिरी बार देखने के लिए जा रहा है। इसीलिए शेंग पैलेस आ जाता है। शेंग के पैलेस आने की खबर जब कॉन्कुबाइन की को पता चलती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि शेंग को वेस्टर्न स्टेट में किंग बुलाया जाता है और आर्मी का लीडर भी होता है। इसीलिए ये लोग सारे डर रहे होते हैं कि इसका मुकाबला कैसे करेंगे अगर शेंग ने शाही कुर्सी छीनने की कोशिश की तो, क्योंकि असल हकदार तो वही ही है। तो गुआंग यहाँ पर भी अपनी चालें चलने लगता है और कहता है कि शेंग को पैलेस के अंदर आने पर मजबूर करो ताकि वो इस बादशाह हुई को सपोर्ट करे। इसीलिए ये लोग शेंग को अंदर आने का कह रहे होते हैं तो शेंग अपनी पुरानी कसम तोड़ देता है और पैलेस के अंदर आ जाता है। अब शेंग का दिल तो साफ होता है, उसे कोई कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपने दिल से हुई को बादशाह कबूल कर लेता है और उसको अपना पूरा सपोर्ट देता है। मगर कॉन्कुबाइन को तो अभी भी डाउट होता है कि कहीं ये मेरे बेटे की जगह ना आ जाए क्योंकि इसके बेटे की उम्र बादशाह बनने वाली नहीं होती। शेंग ये बात समझ जाता है, इसीलिए इनका डाउट खत्म करने के लिए ये एक और कसम खा लेता है कि ये कभी शादी नहीं करेगा।
शादी नहीं करेगा तो इसके बच्चे भी नहीं होंगे और आपको इस बात की कभी टेंशन नहीं होगी कि मैं या मेरे बच्चों में से कोई भी ये शाही कुर्सी लेने के लिए आए। ये बात सुनते ही कॉन्कुबाइन तो बड़ी ही खुश हो जाती है क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी। साथ ही साथ गुआंग शी को वेस्टर्न स्टेट इस शेंग के पास भेजने का कहता है कि आप शी को अपनी स्टूडेंट बना ले। शेंग तो पहले मना कर रहा होता है मगर गुआंग के इतने इंसिस्ट करने की वजह से वो इसकी ये बात मान जाता है, मगर उससे कहता है कि अभी मैं वार पर जा रहा हूँ और मुझे आने में काफी साल लग जाएंगे, तब आप शी को मेरे पास वेस्टर्न स्टेट में भेज देगा। साथ ही साथ लेट किंग के फेनरल का दिन आ जाता है और शेंग दूर से ही अपने भाई को देख रहा होता है। अब हुई को तो शेंग पसंद होता है, इसीलिए वो शेंग को फेनरल में साथ खड़े होने का कह रहा होता है, मगर शेंग उसकी बात नहीं मानता और दूर से ही देखकर चला जाता है। दूसरी ही तरफ गुआंग को अब ये टेंशन होती है कि शी की मंगनी तो क्राउन प्रिंस के साथ तय की गई थी, मगर जो क्राउन प्रिंस बनने वाला था वो तो किंग बन गया। इसीलिए गुआंग कह रहा होता है कि शी को भी फिर क्वीन ही बन जाना चाहिए, मगर वहाँ के दूसरे मिनिस्टर्स बड़े चालाक होते हैं। वो कहते हैं कि शी की मंगनी तो क्राउन प्रिंस के साथ तय की गई थी, अब वो क्राउन प्रिंस कोई भी हो। इसीलिए वो किंग के तीसरे बेटे जिसका नाम होता है जीजिंग, जो कि काफी बीमार भी होता है, इसके पल्ले शी को बांधने लग जाते हैं कि जब जीजिंग 20 साल का हो जाएगा तो क्राउन प्रिंस बन ही जाएगा और शी की मंगनी जीजिंग के साथ तय कर दी जाती है। गुआंग भी इनके फैसले के सामने कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी ही तरफ कॉन्कुबाइन की क्वीन गाओ को पूरे तरीके से हटाने के लिए उसकी पूरी फैमिली को और उसे अपना बंदी बना लेती है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और शी बड़ी हो जाती है। अब यहाँ ये अकेली वेस्टर्न स्टेट जा रही होती है शेंग के पास, मगर इतने में इसका कजन फेंग भी इसके साथ वेस्टर्न स्टेट चलने लगता है क्योंकि ये तो बचपन से ही फैन होता है शेंग का। ये बात सुन के शी खुश हो जाती है। दूसरी ही तरफ ये लोग जब वेस्टर्न स्टेट पहुँचते हैं तो शेंग वहाँ पर मौजूद नहीं होता क्योंकि वो मिलिट्री कैंप में होता है। इसीलिए फेंग शी को मिलिट्री कैंप ले आता है ये कहकर कि क्या तुम देखना नहीं चाहती कि तुम्हारा मास्टर कैसा दिखता है। इतने में जैसे ही शेंग की एंट्री होती है तो उसे देखते ही शी खो जाती है। उसे पहली नजर में ही वो बहुत अच्छा लगने लगता है। अब शी सोचती है कि कहीं उसे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया। इतने में ही शेंग की मुलाकात इन लोगों से मिलिट्री कैंप में ही हो जाती है। दूसरी ही तरफ इन दो जनरल की एंट्री होती है और इस लड़की का नाम होता है कियाओ, इस लड़के का नाम होता है युन। ये लोग भी आर्मी से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए शी का कमरा तैयार कर रहे होते हैं। साथ ही साथ शी की माँ भी इसे यहाँ छोड़ने के लिए आई होती है। अब शी की माँ ने उसे बहुत ज्यादा मैनर्स सिखाए होते हैं कि अपने मास्टर की कैसे इज्जत करनी है, इसीलिए वो शेंग से मिलते ही उसे सैल्यूट करने लगती है। शी की माँ शेंग से कहती है कि शी का जो कजन है फेंग वो बचपन से ही आपका फैन है और साथ ही साथ आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो शेंग उसे आर्मी में रखने के लिए मान जाता है और ये भी बताती है कि शी का फादर जब से उसे छोड़कर गया है तब से उसे सदमा लग गया है कि वो बोल नहीं पाती, इसीलिए शी का ख्याल रखने को कहती है और शी से मिलकर वहाँ से चली जाती है। शी अपनी माँ को जाते हुए देखकर रोने लग जाती है तो शेंग उसके लिए फिक्रमंद होता है, इसीलिए उसे खुद उसके कमरे तक छोड़ता है और उससे कहता है कि आज के दिन तुम आराम करो। साथ ही साथ फेंग तो मिलिट्री ज्वाइन कर चुका होता है, ये बात बताने के लिए वो शी के पास आता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं होऊंगा। तो इसके साथ एक और जनरल होती है जिसका नाम होता है होंग। वो शी से कहती है कि अगर तुम कभी भी बोर हो तो तुम लाइब्रेरी जा सकती हो। लाइब्रेरी का नाम सुनते ही शी खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि वो अकेले रह सकती है और शेंग को वहाँ की मेड आकर बताती है कि शी उसे कहीं नहीं मिल रही है, उसने हर जगह उसे तलाश कर लिया। तो शेंग खुद शी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो लाइब्रेरी पहुंचता है तो उसे वहाँ शी मिल जाती है। शेंग समझ जाता है कि शी बोर हो रही होगी इसलिए वो यहाँ आ गई। तभी वो अपने लाइब्रेरी की चाबी शी को देने लगता है। अब चाबी लेने के बाद शी फिर से उसके साथ फॉर्मल होने लगती है और उसे सैल्यूट करने लगती है, इसीलिए शेंग उसे बार बार सैल्यूट करने से मना करता है कि मेरे मेंशन में इतने कोई रूल्स नहीं है कि तुम बार बार मुझे सैल्यूट करो। इसकी बात सुन के तब तो शी हाँ में हाँ मिला लेती है, मगर दूसरे दिन सुबह उठते ही वो शेंग को हर जगह ढूंढने लगती है सिर्फ और सिर्फ उसे सैल्यूट करने के लिए, और यही रूटीन उसकी हर दिन चलती रहती है। वो हर जगह शेंग को ढूंढ ढूंढ कर उसे सैल्यूट करती रहती है और शेंग का रिएक्शन प्राइसलेस होता है। अब शेंग की जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब वो शी की मेट से पूछता है कि इसकी मदर ने इसे और कितने रूल सिखाए हैं। तो पता चलता है कि शी की माँ ने इसे बहुत ज्यादा रूल सिखाए होते हैं अपने मास्टर की इज्जत करने पर। तो शेंग शी से कहता है कि जितने भी रूल्स तुम्हें सिखाए गए हैं तुम सब भूल जाओ और बस सिर्फ एक ही रूल याद रखो, और वो है मिलिट्री ऑर्डर्स मानना। और उससे पूछती है कि आप मुझे पढ़ाना कब स्टार्ट करेंगे, मगर शेंग तो खुद ही परेशान होता है कि वो शी को सिखाए तो सिखाए क्या। इसीलिए वो शी की मेट से पूछता है कि इसके अंकल ने इसे यहाँ क्या चीज सीखने के लिए भेजा है, मगर मेट कहती है कि मार्शल आर्ट के अलावा आप इसे जो सिखाना चाहें सिखा सकते हैं। ये बात सुनकर सारे हंसने लग जाते हैं कि यहाँ तो मार्शल आर्ट्स ही सबसे ज्यादा मेन है और शी यही
यही नहीं सीखना चाहती। तो शेंग उन्हें अपनी नजरों से ही चुप करा देता है कि शी का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है और शी के लिए गिटार का बंदोबस्त करने को कहता है। अब यहाँ चोंग शी को कोई भी गिटार पिक करने को कहता है और इसमें से एक गिटार शेंग का भी होता है जिसे वो बचपन से यूज करता आ रहा है। तो शी शेंग का ही गिटार पिक करती है। गिटार को देख ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर दूसरी कंट्री के लोग आ जाते हैं और ये शख्स शी को शेंग की वाइफ समझने लगता है। शी उसे इशारों में बहुत समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो गलत सोच रहा है, मगर उस शख्स को शी की कोई बात समझ नहीं आ रही होती। तो शेंग खुद आकर उसकी गलतफहमी को दूर करता है और उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी स्टूडेंट है। दूसरी ही तरफ शी शेंग से क्लासेस ले रही होती है, मगर उसी के दौरान वो सोने लग जाती है। शेंग जब उसे सोता हुआ देखता है तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये ऐसा क्या सोच रही है जो मुस्कुरा रही है। अब शी को इतनी नींद आ रही होती है कि वो शेंग के पैर पर ही सर रखकर सोने लग जाती है। अब ये देखकर शेंग परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता जो कि शी को उसके कमरे तक पहुँचाए। इसीलिए शेंग कंबल के जरिए शी को गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है और कंबल का यूज इसलिए करता है ताकि बॉडी टचिंग ना हो। अब वो शी को उसके कमरे में छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन जब शी की आंख खुलती है और वो अपने आप को रूम में पाती है तो उसकी मेड आकर उसे सारी कहानी बता देती है कि तुम्हें कमरे तक शेंग लेकर आया है और शी को उसके मैनर्स याद दिलाने लगती है कि तुम्हें शेंग के कमरे में सोने वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब शी ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया होता, मगर फिर भी वो गिल्टी फील कर रही होती है। दूसरी तरफ होंग आकर शेंग को बताती है कि शी ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है और वो कुछ खा पी नहीं रही है और शेंग से कहती है कि आप जाकर उसे पूछें। शेंग जब शी से बात करने आता है तो उसे पता चलता है कि शी ने जो शेंग के रूम में सोने की मिस्टेक करी थी, इस बात की सजा वो अपने आप को दे रही होती है और बार बार अपनी मिस्टेक कॉपी पर लिख रही होती है। तो शेंग शी को समझाता है कि अपनी गलती बार बार लिखने से बेहतर है कि तुम हमसे और चीजें सीखो और उसे समझाता है कि सब लोग तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं, इसीलिए कमरे से बाहर आ जाओ। तो शी शेंग की बात फौरन मान जाती है। दूसरी ही तरफ अब कॉन्कुबाइन की और ज्यादा बुरी हो जाती है। इसका बेटा हुई जो मिस्टेक्स करता है उसकी सारी सजा ये जीजिंग को दे रही होती है और जीजिंग वही है जिससे शी की मंगनी तय की गई है। जीजिंग को क्राउन प्रिंस बनाने का तो पहले कहा गया था, मगर इस पैलेस में तो उसकी कोई हैसियत नहीं। दूसरी ही तरफ इन लोगों को दोबारा वार के लिए जाना पड़ा होता है, इसीलिए शेंग शी को ये बात बताने के लिए आता है और शी से कहता है कि अब तुम्हें यूज टू हो जाना चाहिए क्योंकि मैं ज्यादातर वार पर ही होता हूँ और मेंशन में कम ही रहता हूँ। अब ये बात बताकर शेंग जैसे ही जाने लगता है तो शी उसे रोक कर कहती है कि अपनी जीत की खबर मुझे जरूर सुनाने आना। अब शेंग तो आज तक कोई वार हारा ही नहीं होता, इसीलिए वो उसे कहता है कि जरूर। अब शेंग जब अपने लोगों के साथ वार पर जा रहा होता है तो शी उसे देख रही होती है, मगर वो एक बार भी शी को पलटकर नहीं देखता। अब शेंग और शेंग के लोगों के जाने के बाद पूरा मेंशन खाली हो जाता है, सिर्फ शी और उसकी मेड ही वहाँ मौजूद होते हैं। अब 1-1.5 साल गुजर जाता है और शेंग अभी तक वापस नहीं आया होता। शी हर दिन शेंग का इंतजार करती रहती है और इन्हीं वक्त में शी की लुक्स भी काफी चेंज हो जाती है और अब वो कुछ वर्ड्स बोलना भी स्टार्ट कर देती है, मगर पहला वर्ड वो अपने मुंह से मास्टर ही बोलने की कोशिश कर रही होती है, मगर सही से बोल नहीं पा रही होती। इतने में ही शी को जैसे पता चलता है कि शेंग वापस आ गया है तो वो सब छोड़ छाड़ कर भागी भागी उससे मिलने के लिए आने लगती है, मगर उससे मिलने के बाद उसे पता चलता है कि वो शेंग नहीं होता बल्कि टियान होता है। तो शी उससे शेंग के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि शेंग को चोट लग गई है और वो नहीं चाहता कि पूरी दुनिया को उसकी चोट के बारे में पता चले, इसीलिए वो अपना ट्रीटमेंट मिलिट्री कैंप में ही करवा रहा है। ये बात सुनते ही शी शेंग के लिए परेशान हो जाती है और शेंग से मिलने की जिद करने लगती है कि मुझे भी मिलिट्री कैंप ले चलो। तो टियान उसकी बात मान जाता है और उसे शेंग से मिलवाने के लिए मिलिट्री कैंप ले आता है। अब शेंग जैसे ही शी को वहाँ देखता है तो बहुत खुश भी होता है और साथ में हैरान भी होता है क्योंकि वो काफी चेंज लग रही होती है, मगर शी को तो सिर्फ उसके जख्म की टेंशन होती है, इसीलिए उसके जख्म के बारे में पूछ रही होती है। मगर शेंग उसे तसल्ली देने लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर होंग शी से अकेले में कहती है कि वो ठीक नहीं है और रात को शेंग के जख्म में काफी दर्द होता है। अब होंग और बाकी लोग तो किसी काम के लिए जा रहे होते हैं, इसीलिए वो शी से कहती है कि तुम शेंग का ख्याल रखना। दूसरी तरफ शी शेंग का ख्याल रखने के लिए उसके रूम में आ जाती है, मगर वो उसे ये कह के अपने रूम से बाहर भेज देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर शी तो उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होती है, इसीलिए वो वहाँ से जाती ही नहीं है बल्कि उसके रूम के बाहर ही टहलती रहती है कि इसे कोई बहाना मिले और वो शेंग के साथ उसके रूम में रुक जाए, और वो बहाना शी को मिल जाता है। वो मेडिसिन लेकर उसके रूम में आ जाती है, मगर शेंग तो सो रहा होता है और शेंग के लिए दवाई पीना भी जरूरी होता है, इसीलिए वो शेंग को उठाने लग जाती है। अब शेंग तो गहरी नींद में होता है, वो शी को नहीं पहचानता, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है और बाद में वो शी को देखने के बाद उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि मैं दवाई लेकर आई थी जो कि अब सारी जाया हो चुकी होती है। अब शी दोबारा उस अंकल के पास आती है
और उसे दोबारा मेडिसिन बनाने का कह रही होती है, मगर उस अंकल को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तो शेंग आकर उसे सारी बात समझाता है। अब शी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि शेंग ने दवा जो नहीं पी होती। तभी वो शी को समझा रहा होता है कि अगर मैं कुछ घंटे दवा नहीं पीऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। अब मेडिसिन लेने के बाद जब वो सोने की तैयारी कर रहा होता है तो शी अपना सारा सामान लेकर उसके रूम में आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रूम में रुकूंगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो शेंग भी उसके सामने हार मान जाता है कि अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम यहाँ रुक सकती हो, और कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ जाए तो तुम यहाँ सोफे पर सो जाना। मगर शी तो सोने के लिए रेडी होती ही नहीं है क्योंकि वो पूरी रात शेंग को देखती रहती है, उसका ख्याल रखती रहती है। और इसी दौरान वो दोबारा मास्टर बोलने की प्रैक्टिस करने लगती है और अब वो काफी बेहतर बोल रही होती है। अब काफी हवा चल रही होती है, इसीलिए वो खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। मगर तभी पता चलता है कि शेंग सो नहीं रहा था बल्कि वो जाग रहा था और उसने उसकी सारी बातें सुन ली होती हैं। और शेंग को जैसे दिखता है कि शी उसकी तरफ वापस आ रही है तो वो दोबारा सोने का नाटक करने लगता है और शी दोबारा से अपने काम पर लग जाती है और पूरी रात उसे ही देखती रहती है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो शेंग के पास ही सो जाती है। शेंग की जब आंख खुलती है वो शी को अपने पास देखता है तो फौरन उसकी केयर करने लगता है। दूसरी तरफ शेंग टेम्पल आता है और वहाँ मंग से कहता है कि वो उनके लिए नया टेम्पल बना देगा। साथ ही साथ मंग ये भी बताता है कि उन रेफ्यूजीज में से एक लड़का खुद मंग बनना चाहता है, इसीलिए हम उसे वो बना रहे हैं। अब वो रस्म देखने के लिए शेंग जैसे ही शी को अंदर लेकर आता है तो पता चलता है कि वो नैनजियो का सेकंड प्रिंस होता है। और इसको यहाँ देखकर शेंग काफी हैरान होता है, मगर वो कुछ नहीं कहता बल्कि शी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इनको यहाँ से जाता कियाओ देख लेती है, इसीलिए अंदर आके नैनजियो के प्रिंस से मिलती है जिसका नाम होता है यान। अब यान तो अपने पहले से भाग कर आया होता है, इसीलिए उसके गार्ड्स उसे वापस लेने के लिए आए होते हैं, मगर वो वापस जाना नहीं चाहता, टेम्पल में ही रहना चाहता है। इसीलिए वो क्याओ से कहकर अपने ऊपर हथियार रखवा लेता है ताकि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। अब इतने में ही वो गार्ड्स क्याओ पर अटैक कर देते हैं और वो अकेले ही उनसे लड़ रही होती है। इतने में ये सीन जब शेंग देखता है तो खुद भी उन गार्ड से फाइट करने लगता है, मगर वो बिना हथियार के लड़ा होता है, इसीलिए शी ये देखकर डरने लग जाती है और शेंग को पुकारने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उसे हथियार दे सके। मगर जैसे ही शी को दिखता है कि शेंग को चोट लगी है तो वो फौरन चिल्लाकर उसे पुकारती है और उसे तलवार दे देती है। और उन सब से लड़ने के बाद शेंग फौरन शी से कहता है कि तुम काफी अच्छा बोलने लगी हो, और इस सीन के बाद से ही शी बोलना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पता चलता है कि यान भी पहले शेंग का स्टूडेंट रह चुका है। दूसरी तरफ शेंग आकर शी को बताता है कि तुम्हारे अंकल ने अपनी पोजीशन से रिजाइन दे दिया है और अब वो अपने होम टाउन वापस आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे भाई फैंग को भी वापस होम टाउन आने का कह रहे हैं। ये बात सुनते ही शी परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो अब वापस जाना ही नहीं चाहती, इसीलिए उदास होकर छत पर बैठी होती है। और ये बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है कि अगर वो वापस चली गई तो कहीं उसकी शादी जी जिंग से ना करा दी जाए। दूसरी ही तरफ नैनजियो के प्रिंस यान के बारे में किंग को पता चल जाता है कि वो महल से भागकर जहाँ शेंग रहता है वेस्टर्न स्टेट में वहाँ रह रहा है, इसीलिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि आखिर उसे क्या सजा दे। तो जीजिंग आकर कहता है कि क्यों ना मैं वेस्टर्न स्टेट चला जाऊं और उसको खुद इंटेरोगेट करूं, और साथ ही साथ मैं अपनी फियांसी शी से भी मिल लूंगा। तो किंग तो फौरन मान जाता है, मगर टियान उसे शक की नजरों से देख रहा होता है। अब किंग हुई जीजिंग से कहता है कि मेरे अंकल शेंग को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जीजिंग के आने की खबर जब शेंग को मिलती है कि वो नैनजियो के प्रिंस को इंटेरोगेट करने के साथ साथ शी से भी मिलने आ रहा है, तो शेंग मेंशन छोड़ के वापस मिलिट्री कैंप जाने का फैसला कर लेता है। अब शी जब सारा सामान वापस जाता हुआ देखती है तो परेशान हो जाती है, इसीलिए भागी भागी शेंग के पास आती है और शेंग से पूछती है कि तुम वापस क्यों जा रहे हो, क्या तुम नया साल यहाँ सेलिब्रेट नहीं करोगे। तो चोंग शी को बताता है कि जीजिंग यहाँ आ रहा है तुमसे मिलने और शेंग तुम दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहता है, इसीलिए यहाँ से जा रहा है। ये बात सुनते ही शी को बहुत गुस्सा आता है और वो शेंग से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं और क्या कह सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चोंग शेंग को बताता है कि कुछ ही दिनों बाद शी का बर्थडे आ रहा है। शी शेंग को जाता हुआ देख रही होती है, बहुत रोकना चाहती है मगर कुछ नहीं कर पाती। अब यून इस बात के लिए हैरान होता है कि शी हमेशा शेंग को जाता हुआ देखती है मगर शेंग एक बार भी उसे पलटकर नहीं देखता। तो चोंग उसे बताता है कि ये शेंग का अपना रूल है कि वो जब भी ये मेंशन छोड़कर जाता है तो वो कभी पलटकर नहीं देखता, ताकि उसे उम्मीद ही ना हो वापस आने की और वो वार में अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ सके। दूसरी ही तरफ जीजिंग
टेंशन आ जाता है, मगर उसे पता चलता है कि अंकल तो यहाँ है ही नहीं। इसीलिए वो हैरान हो जाता है कि शैंग मुझसे मिले बगैर ही चला गया। अब जीजिंग शी को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ शी का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता जीजिंग से मिलने का, मगर वो दिल पे पत्थर रखकर तैयार हो रही होती है और बातों ही बातों में अपनी मेट से कहती है कि काश मैं तुम्हारी जगह होती। अब वो जैसी जीजिंग से मिलने के लिए आती है तो जीजिंग तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो उसे पसंद जो करता है। अब इनकी बातों के दौरान गलती से शी के हाथ पर टी गिर जाती है, तो जीजिंग उसकी फिक्र में जैसे ही उसके पास आने लगता है तो वो फौरन उससे दूर खड़ी हो जाती है। जीजिंग उसका हाथ चेक करना चाह रहा होता है, मगर वो उसे अपना हाथ टच करने ही नहीं देती और उससे कहती है कि वो डॉक्टर को दिखा देगी और वहाँ से भाग जाती। अब जीजिंग को शैंग से मिलना होता है, इसीलिए वो प्लान करता है कि हम सब शैंग से मिलने के लिए मिलिट्री कैंप चलते हैं। शी की बर्थडे सेलिब्रेट भी वहीं कर लेंगे और साथ ही साथ मैं किंग की जगह आर्मी को इनाम भी दे दूंगा। अब शी नहीं चाहती कि वो जीजिंग को मिलिट्री कैंप लेकर जाए, मगर वो कुछ नहीं कह पाती और जीजिंग इन सबको मिलिट्री कैंप ले आता है। शैंग को जब ये बात पता चलती है कि शी और बाकी सारे यहाँ आ गए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए आ जाता है और वो जैसे ही शी के हाथ में चोट देखता है तो उसे शी की फौरन फिक्र होती है और वो उसे अपने मिलिट्री डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए भेज देता है। अब यहाँ ये लोग सारे एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं और शी की बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ ये लोग सबके लिए विश मांग रहे होते हैं तो शैंग शी के लिए भी विश मांगता है कि वो हमेशा खुश रहे और यहाँ तक कि उसे बर्थडे भी विश करता है। तो ये देखकर शी बहुत खुश हो जाती है। सारी पार्टी खत्म हो जाने के बाद शी फौरन शैंग को ढूंढती हुई उसके कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है और दूर से ही छुप छुप कर उसे देख रही होती है। अब जैसे ही शैंग उसे बाहर खड़ा देखता है तो अंदर बुला लेता है। तो शी उससे कहती है कि मैं यहाँ तुमसे सॉरी कहने के लिए आई थी, क्योंकि मिलिट्री कैंप में आउटसाइडर्स अलाउ नहीं होते, मगर मैं फिर भी जीजिंग को रोक नहीं पाई और वो यहाँ आ गया। तो शैंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि वो तो प्रिंस है, वो तुम्हारी कहाँ सुनेगा। और कहता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारे यहाँ आने की खुशी ही है, क्योंकि हम सबको मौका मिल गया तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो शी ये बात सुनकर बहुत ही क्यूट तरीके से स्माइल करती है कि उसे स्माइल करता देखकर शैंग का भी दिल पिघल जाता है। अब यहाँ ये दोनों एक साथ ड्रिंक पीने लगते हैं और ड्रिंक पीने से पहले शी शैंग के लिए और बाकी सबके लिए विश करने लगती है कि ये लोग हमेशा खुश रहें। अब थोड़ी ही देर बाद शी ड्रंक हो जाती है, इसीलिए शैंग शी को अपने बेड पर ही लेटाने लगता है, मगर इतने में ही शी उसे पकड़ लेती है और इतने में ही यान शैंग से कहता है कि आप और मैं कंपटीशन करते हैं। तो शैंग इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अब इन दोनों का मार्शल आर्ट्स का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है और दोनों का ही बराबर का मुकाबला होता है, मगर जाहिर है कि शैंग तो उस्ताद होता है, इसीलिए वो एक हाथ आगे ही होता है। अब यहाँ मुकाबले के बाद ये लोग सारे नए टेम्पल में जाने लगते हैं जो कि शैंग बनवा रहा है। शैंग बहुत चालाक होता है, वो पहले ही समझ जाता है कि जीजिंग मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है, इसलिए जीजिंग से कहता है कि चलो बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तब जीजिंग सारी बात बता देता है कि किंग हुई को आपकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि टैंग और युआन ने किंग के साथ साथ अपना कंट्रोल पूरे पैलेस पर कर लिया है। इसीलिए वो शैंग से कहता है कि आप अपनी आर्मी लेकर पैलेस के अंदर आ जाए और हमें उन दोनों से बचा लें। अब ये बात बताकर जीजिंग वापस पैलेस चला जाता है। अब जीजिंग की बात सुनने के बाद शैंग ये फैसला करता है कि वो अपनी आर्मी के साथ महल जाएगा और किंग को बचाएगा, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर की आवाम को तो ये मालूम ही नहीं होता कि किंग टैंग और युआन के कंट्रोल में है, और ऐसे में अगर शैंग अपनी पूरी आर्मी के साथ महल जाएगा तो सारे लोग यही समझेंगे कि वो शाही कुर्सी छीनने के लिए आ रहा है। इसीलिए शैंग फैसला करता है कि वो महल में छुप कर जाएगा। शैंग को किसी भी तरीके से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर पैलेस के अंदर जाना होता है। अब यान को तो सारे वैसे भी क्रिमिनल कहते हैं, क्योंकि वो अपने पैलेस से भाग कर आया था, इसीलिए यही बात शैंग यूज करता है कि हम इसे पनिशमेंट देने के लिए पैलेस के अंदर लेकर आ रहे हैं। और इस तरीके से शैंग की सारी आर्मी पैलेस के अंदर आ जाती है और खुद शैंग गार्ड के गेटअप पैलेस में आता है। दूसरी ही तरफ जीजिंग जब वापस पैलेस आता है तो सबसे पहले टैंग से मिलने के लिए आता है। अब यहाँ टैंग फुल बादशाह की तरह मजे कर रहा होता है और साथ ही साथ जीजिंग से कहता है कि तुम क्राउन प्रिंस कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जाहिर है कि किंग अपने बच्चों को ही क्राउन प्रिंस बनाएगा, ना कि अपने भाई को। मगर फिर भी जीजिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी क्राउन प्रिंस बनने में मदद करूंगा, मगर शायद जीजिंग को क्राउन प्रिंस बनने में इसकी मदद की जरूरत नहीं होती, इसीलिए जबकि ये जानता है कि शैंग अपनी आर्मी के साथ पैलेस के अंदर आ चुका है और वो टैंग को गिरफ्तार करने के लिए आने ही वाला था, मगर उससे पहले ही जीजिंग उसे मार देता है और बाहर आकर सबको ये बता देता है कि टैंग ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया था और वो कैद होने से इस कदर डर गया था कि उसने खुद ही इतने में ही टियान आर्मी के साथ पहुंच जाता है और टैंग के गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लेता है और साथ ही साथ युआन को भी अरेस्ट कर लेते हैं।
मगर युआन को नहीं पता चलता कि आखिर उसे अरेस्ट करने वाले आखिर है कौन। यहाँ शेंग जीत जाता है और टैंग और युआन का कंट्रोल पैलेस पर से हट जाता है। तरफ शी जब शेंग से मिलने के लिए आती है तो उसकी आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं। तो शेंग शी को देखकर उसे तंग करने लगता है कि हम तो इस मिशन में जीत चुके हैं, तो फिर शी किस बात पर रो रही है। तो शी शेंग से कहती है कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं ये लोग तुम्हें कैद ना कर लें, मगर शेंग उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि किंग हुई ने मुझे यहाँ पैलेस में कुछ दिनों के लिए रुकने का। कॉन्कुबाइन की के पास तो सारी पावर्स वापस आ जाती हैं, इसीलिए वो बड़ी खुश होती है। मगर इतने में ही वो किसी लड़की को वहाँ बुलाती है जिसका नाम होता है हुआयांग, और ये पिछली क्वीन गाओ की फैमिली से होती है। और कॉन्कुबाइन की इसे बताती है कि शेंग पैलेस आया हुआ है, और जैसे ही इसे ये बात पता चलती है तो वो फौरन शेंग से मिलने के लिए आ जाती है। और यहाँ पता चलता है कि हुआयांग बचपन से ही शेंग को पसंद करती है और इससे शादी करना चाहती थी, मगर शेंग तो पैलेस छोड़कर चला जाता है। मगर हुआयांग को भी इस बारे में मालूम होता है कि शेंग ने कसम खाई है कि वो कभी शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ किंग हुई चोंग से मिलने के लिए आता है और हुआयांग के बारे में ही पूछता है कि उसका शेंग के साथ क्या रिलेशन है। तो चोंग उसे सारी कहानी बता देता है कि वो शेंग को बचपन से पसंद करती थी। अब ये सारी कहानी शी भी सुन रही होती है क्योंकि वो तो वहीं मौजूद होती है, मगर शी टेंशन में और सैड तब होती है जब किंग हुई ये पूछता है कि क्या शेंग भी हुआंग को पहले पसंद करता था, मगर इस बात का जवाब तो चोंग को भी नहीं मालूम होता। अब ये बात सुनते ही शी का सारा मूड खराब हो जाता है और वो जेलस होने लग जाती है। और अब जब शेंग उससे बात करने भी आता है तो शी का पूरा मूड ऑफ होता है, इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं पैलेस से बाहर जा रही हूँ, मगर वो उसे फौरन रोक लेता है कि इतनी रात को तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा वेस्टर्न स्टेट नहीं है जहाँ तुम आराम से कहीं पे भी घूम सको, और उसे अपने साथ अंदर ले आता है। अब शेंग शी के बिहेवियर को देखकर हैरान हुआ होता है कि आखिर इसके मूड को हुआ क्या है। और यहाँ पर भी किंग हुई शेंग की शादी के बारे में बात करने लग जाता है कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते, या अगर आप शादी नहीं कर सकते तो किसी से मोहब्बत ही कर लें, ताकि आपका कोई बच्चा वगैरह तो होना चाहिए। मगर शेंग साफ मना कर देता है कि मैं शादी वगैरह नहीं कर सकता, और रही बात मेरी फैमिली की तो मेरे सारे स्टूडेंट्स और आर्मी के लोग ही मेरे बच्चे हैं। दूसरी तरफ शी को पूरी रात नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो सीधी शेंग के पास आ जाती है, मगर पता चलता है कि शेंग तो काफी ड्रिंक्स पी रहा होता है, इसीलिए ड्रंक हो जाता है। और शी को देखते ही उससे पूछता है कि आज तुम्हारा मूड क्यों खराब था, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अब शी तो उसे कुछ बता नहीं रही होती, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं काफी ड्रंक हो चुका हूँ, इसीलिए तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकती हो, क्योंकि कल तक तो मैं सब भूल जाऊंगा। और बातों ही बातों में अपनी इस वाइन के बारे में उसे बताने लगता है कि मैंने वाइन को इस पैलेस के अंदर किसी के साथ मिलकर छुपाया था। अब शी के दिमाग में तो हुआयांग ही चल रही होती है, इसीलिए इसे लगता है कि शायद शेंग उसी के बारे में बात कर रहा है। जब भी शेंग के मुंह से जानने की कोशिश कर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या वो शख्स अभी भी तुम्हारे साथ है और इस बार क्या तुम उसे पैलेस से ले जाओगे, तो शेंग कहता है कि हाँ वो मेरे साथ है, मगर उसने इतने क्राइम किए हैं कि मैं उसे पैलेस से बाहर लेकर नहीं जा सकता। अब ये बात सुन के शी को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो शेंग फौरन शी की आंखों में देख लेता है और उसे दिख जाता है कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं, इसीलिए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, मगर शी कवर कर लेती है कि मैं सोई नहीं ना, इसीलिए। अब शी को लग रहा होता है कि शेंग हुआयांग के बारे में बात कर रहा है, मगर हकीकत ये होती है कि शेंग युआन के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि युआन उसके बचपन का दोस्त होता है, मगर अब उसने इतने क्राइम कर लिए होते हैं, इसीलिए ये उसके लिए परेशान होता है। और जब शी को ये बात पता चलती है कि वो इतनी देर से युआन के बारे में बात कर रहा था तो वो शॉक हो जाती है। इतने में ही शेंग शी से कहता है कि तुम रेस्ट करो, और वो खुद बाहर चला जाता है। ये देखकर शी हैरान हो जाती है कि इतनी रात को कहाँ जा रहा है, वो भी इतनी ठंड में, इसीलिए उसके पीछे जाती है। मगर इतने में ही शेंग शी को पकड़ लेता है गार्ड्स की नजरों से बचाने के लिए, और कहता है कि अगर इन्होंने तुम्हें रात को यहाँ घूमते हुए देख लिया तो तुम्हें ही किलर समझ लेंगे। और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे फॉलो कर क्यों रही हो। तो शी कहती है कि मुझे डर था कि तुम अपने आप को किसी खतरे में ना डाल लो, क्योंकि तुम वैसे ही ड्रंक हो, और उसे कोट देने लगती है। अब ठंड काफी हो रही होती है, इसीलिए शेंग कहता है कि ये कोट तुम पहन लो, और शी को अपने साथ उस जगह पर ले आता है जहाँ बचपन में वो युआन के साथ वाइन छुपाया करता था, और वो वाइन लेकर वो युआन के पास पहुंच जाता है। तो वो शेंग को देखकर शॉक भी होता है और रिलैक्स भी। उनसे मिलने के बाद शी और शेंग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही शी शेंग को उसके नाम से बुलाने लगती है, तो ये देखकर शेंग खुश भी होता है और हैरान भी। दूसरे दिन शी जब उठती है तो वो शेंग के रूम में होती है, और इतने में ही गार्ड आकर उसे बताता है कि जीजिंग तुमसे मिलने के लिए आया है और बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। अब शी तो जीजिंग से नहीं मिलना चाह रही होती, इसीलिए वो बहाना करने लगती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनते ही शेंग फौरन शी की तबीयत चेक करने के लिए आ जाता है, और उसके हाथ को चेक करते ही उसे पता चल जाता है कि शी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस वो जानबूझकर उससे नहीं मिलना चाहती, लेकिन वो उससे कुछ सवाल नहीं करता, बस कहता है कि चलो तुम आराम करो और किसी से ना मिलो। दूसरी ही तरफ शी का अंकल कॉन्कुबाइन की के पास
शी और जीजिंग की मंगनी खत्म करने के लिए आता है, वो भी इस बेस पे कि जीजिंग कभी क्राउन प्रिंस नहीं बनेगा, क्योंकि किंग के तो अपने बच्चे होंगे और उसके बाद वही क्राउन प्रिंस बनेंगे, और बल्कि उल्टा अपने बेटे फैंग की शादी इस प्रिंसेस हुआ के साथ तय करवा देता है, और कॉन्कुबाइन की भी इस बात के लिए मान जाती है। और दूसरी तरफ शी अपनी मंगनी का टूटने पर बहुत खुश होती है, मगर जीजिंग नहीं होता, यहाँ तक कि वो शी को जबरदस्ती रोकने लगता है और मंगनी खत्म करने से मना कर रहा होता है। कि इतने में शैंग आकर उसे लिमिट में रहने को कहता है कि तुम ऐसे शी से बदतमीजी नहीं कर सकते। तो जीजिंग फौरन उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ। अब शैंग शी को फौरन पैलेस से जाने का कहता है कि जब तक हम वेस्टर्न स्टेट वापस नहीं चले जाते तुम अपनी मदर के घर पे रहो। शैंग की तबीयत खराब होने लग जाती है, उसका आखिरी वक्त चल रहा होता है, मगर तब भी वो अपने बेटे को जबरदस्ती ये शादी करने को कह रहा होता है। अब फैंग को मनाने के चक्कर में शी की मदर बेदहानी में सारी बातें कह देती है कि मैं भी शी के फादर से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उसकी गलती की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया और हमने ही उसे फैमिली से निकाला। वो सारी बातें बता देती है, मगर फैंग के दिलो दिमाग में तो होंग होती है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर अपनी फादर की जिद के आगे वो हार जाता है और प्रॉमिस कर लेता है कि वो प्रिंसेस हुआ से ही शादी करेगा। अब जैसे ही वो वादा करता है तो ग्वेंग की वहीं डेथ हो जाती है। अब अपने फादर का सच सुनने के बाद शी रोने लग जाती है और वापस से शैंग के रूम में आ जाती है, और शैंग को अपने पास देखकर फौरन उसके गले लगकर रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझे वापस वेस्टर्न स्टेट ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यही सारी बातें शैंग चोंग के साथ डिस्कस कर रहा होता है और कहता है कि मैंने उस दिन शी को अपनी स्टूडेंट इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि ग्वेंग और मेरी फैमिली के बीच की नफरतें खत्म हो जाए, वरना मैं शायद शी को अपनी स्टूडेंट ना रखता। अब ये बातें शी सुन लेती है और फौरन रोते हुए वहाँ से भागने लगती है और शैंग से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि आप मुझे अपनी स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते तो मैं कभी वेस्टर्न स्टेट ना रहती, और इसी बात पर रोने लग जाती है कि ये मुझे अपनी स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता था। अब शैंग उसे मनाने के लिए अपने साथ ले जाता है और उसे समझाता रहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस उस टाइम किसी भी फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता था। तो शी का मूड ठीक हो जाता है और वो उसकी बात मान जाती है, मगर इतने में ही हुआयांग शैंग से मिलने के लिए आ जाती है। ये बात सुनते ही शी जेलस होने लग जाती है और शैंग को उससे मिलने से रोकती है, ये कह के कि रात काफी हो रही है, मगर अब तो हुआयांग कमरे के अंदर आ चुकी होती है, इसीलिए शैंग उससे बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ हुआयांग शैंग से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ये करने के लिए मुझे कॉन्कुबाइन की ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ वेस्टर्न स्टेट जाऊँ, और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ वेस्टर्न स्टेट ना लेके गए तो कॉन्कुबाइन की मुझे मार देगी, इसीलिए मुझे अपने साथ ले चलो। मगर शैंग उसे साफ इनकार कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें अपनी जान का खतरा है तो सबको दिखाने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाऊंगा, मगर वहां से मैं तुम्हें किसी और शहर भिजवा दूंगा। और उससे कहता है कि उस शहर का जो प्रिंस है वो तुम्हारी हिफाजत कर देगा। और दूसरे दिन ये लोग सारे वेस्टर्न स्टेट जाने लगते हैं, मगर रास्ते में ताइवान का जनरल आने लगता है जिसका नाम होता है रोंग। पहले तो रोंग इन लोगों को जाने का रास्ता नहीं दे रहा होता, मगर जब वो देखता है कि शैंग जा रहा है तो वो फौरन रास्ता दे देता है, और साथ ही साथ पता चलता है कि रोंग जीजिंग के साथ मिला हुआ होता है। और अब इन लोगों को पता चलता है कि युआन ने वेस्टर्न स्टेट में कोई जनरल है जिसका नाम है किन यान, उससे अपनी सारी आर्मी दे दी, और किंग को एडवाइस देने के लिए चोंग भी पैलेस में रुका होता है। इसीलिए अब इन लोगों का नेक्स्ट टारगेट होता है चोंग और किन यान। की तरफ शी अपनी माँ को माफ कर देती है, क्योंकि इसे समझ आ जाती है कि इसकी माँ मजबूर थी जब ही इसने इसके फादर को छोड़ा। अब 1 साल बीत जाता है और अब शी वापस वेस्टर्न स्टेट जाने की तैयारी कर रही होती है। अब शी वापस आ रही होती है, ये खबर शैंग को मिल जाती है, इसीलिए उसकी स्माइल ही नहीं रुक रही होती, और ये चीज यान नोटिस कर लेता है। इसीलिए शैंग से कहता है कि तुम्हारी बिलव्ड स्टूडेंट आ रही है, इसीलिए तुम्हारी स्माइल नहीं रुक रही। तो शी निकल पड़ती है वेस्टर्न स्टेट के लिए, और रात स्टे के लिए वो टेंपल में रुक जाती है। मगर इतने में ही शी के पास मदद मांगने के लिए एक शख्स आता है जिसका नाम होता है शाओ, और वो शी को बताता है कि मेरे शहर योंग में दुश्मनों ने हमला कर दिया है और हमारे पास कोई फौज नहीं है। इसने हेल्प के लिए बहुत सारे आर्मी वालों से मदद भी मांगी थी, मगर किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी। यहाँ तक कि शैंग को भी इसने लेटर भिजवाया था, मगर शायद वो वार पे था, इस वजह से उसने इसका लेटर नहीं पढ़ा। तो अब ये शी से मदद मांग रहा होता है कि आपकी फैमिली भी मशहूर है और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं। अब शी के खुद के पास सिर्फ 300 सोल्जर्स होते हैं, मगर ये इसकी मदद करने के लिए मान जाती है और जाने से पहले अपनी मेट से कहती है कि तुम वेस्टर्न स्टेट पहुंच जाओ और शैंग को बता दो कि मैं योंग शहर जा रही हूँ। यहाँ शी जब इसके शहर पहुंचती है तो दुश्मन अपनी पूरी फौज लेकर उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और इसी तरीके से इनकी वार स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ खुद शैंग शी को रिसीव करने के लिए खड़ा होता है। इतने में ही होंग आकर बताती है कि शी योंग शहर में है
और सारी कहानी बता देती है कि वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ गई है, मगर उस शहर के हालात ठीक नहीं है, वहाँ वार चल रही है। ये बात सुनते ही शैंक परेशान हो जाता है और सब छोड़ छाड़ कर अपनी फौज लेकर उसी शहर निकल पड़ता है। अब यून यहाँ वार के अंदर सबसे पहले पहुंच जाता है, मगर दुश्मन के फौजी ज्यादा होते हैं और इनके कम, इसी वजह से वो लोग सबको मार रहे होते हैं और इसी में ही यान का पैर भी जख्मी हो जाता है। मगर इतने में ही शैंक अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच जाता है और शैंक की आर्मी दुश्मनों की आर्मी से ज्यादा होती है, इसीलिए शैंक उन लोगों को ठीक ठाक मारता है, जिससे दुश्मनों की आर्मी कम हो जाती है और वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब शी तो वैसे ही बहुत घबरा रही होती है, इसीलिए शैंक को देखकर वो बहुत खुश होती है और उससे मिलने के लिए दौड़ी चली आती है। शैंक भी शी के लिए बहुत परेशान होता है, इसीलिए उसे देखते ही वो खुद उसे हक कर लेता है और शी को अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम सोल्जर्स लेकर यहाँ आई। इतने में ही शाओ कियाओ पर तलवार रखकर खड़ा हो जाता है और किसी लियू चैंग नाम के बंदे को लाने को कहता है। लियू चैंग पैलेस का ही मिनिस्टर होता है और इसने कोई जुर्म किया होता है, इसीलिए शैंग ने इसे अपने पास रखा होता है। अब शाओ इसे ही छुड़ाने के लिए आ जाता है कि लियू को मेरे हवाले कर दो। शी इसके इस रूप को देखकर कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारी कभी मदद न करती। मगर शाह शर्मिंदा भी हो रहा होता है, माफिया भी मांग रहा होता है, मगर उनसे कहता है कि ये करने के पीछे मेरी कोई वजह है। और इसी दौरान वो कियाओ को हटाकर शी को पकड़ लेता है, वो भी इसलिए क्योंकि शी को मार्शल आर्ट्स नहीं आता, कियाओ को आता था। अब शाओ लियू और शी दोनों को लेकर जाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर शैंग भी आ जाता है। अब शाओ यहाँ तक ये भी कहने लगता है कि मुझे सही सलामत नैनजियो पहुंचना है, इसीलिए मैं शी को अपने साथ लेकर नैनजियो जा रहा हूँ ताकि तुम लोग मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाओ, और नैनजियो पहुंचते ही मैं उसे वहां छोड़ दूंगा। अब ये बात सुनते ही शैंक का खून खौल जाता है और वो कहता है कि अगर शी के सर का एक बाल भी खराब हुआ तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें खुद मार दूंगा। अब शाओ जैसे ही शी को लेकर निकलता है तो शैंक भी अकेला उसके पीछे जाता है, मगर होंग कहती है कि हम इन लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम इन्हें छुपकर फॉलो करेंगे। अब शाओ ने शी के ऊपर तलवार रखी होती है, इसीलिए शैंक शी को उससे छीन नहीं सकता, इसी वजह से चुपचाप बस उसे फॉलो करता रहता है। अब शाओ शी को खाने को देता है, मगर वो तो कुछ खा ही नहीं रही होती। ये सोच के कि शैंक ने भी पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। अब यहाँ तक कि शाओ भी उसे बताने लगता है, इसी वजह से ही वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अकेला आ गया, क्योंकि नैनजियो में तो सारे हमारे लोग हैं। अब शी शाओ से कहती है कि अगर तुम किसी को खाना खिलाना ही चाहते हो तो शैंक को खाना दे दो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। इसीलिए वो शी के कहने पर शैंक को खाना दे देता है। अब शाओ शी को अपने साथ बोट में लेकर जा रहा होता है तो शैंक भी उसका पीछा करता है। तो वहाँ एक शख्स शैंक से कहता है कि जब से आप यहाँ बैठे हैं शी की नजरें सिर्फ आप पर ही हैं, उसकी आंखों में साफ लग रहा है कि वो आपसे मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर शैंक उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करती है? तो वो शख्स कहता है कि हाँ, अलग ही लग रहा है। अब ये लोग यहाँ जब नैनजियो शहर पहुंचते हैं तो शाओ शी से थैंक यू कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान है, और उसे वहीं छोड़ के वहां से भाग जाता है। इसीलिए शैंक शी के पास फौरन आ जाता है और शी से कहता है कि यहाँ नैनजियो शहर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम और मैं यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि नैनजियो शहर और वेस्टर्न स्टेट की आपस में नहीं बनती। अब नैनजियो भी आर्मी का इलाका होता है, इसीलिए ये लोग इनकी नजरों से बच रहे होते हैं। दूसरी ही तरफ शाओ लियू के ऊपर चाकू रखकर उससे टिर का शेप मांग रहा होता है, और शाओ ने ये शेप लेने के लिए ही इसे बचाया था। ये लेते ही वो वहां से भाग जाता है और लियो से कहता है कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। अब लियो सीधा पैलेस में आकर बता देता है कि शैंक इसी शहर में है। ये बात सुनते ही वो लोग शहर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और पूरे नैनजियो शहर को मालूम हो जाता है कि शैंक इस शहर में है, इसीलिए ये लोग हर जगह उसे तलाश करने लगता है। शैंक शी से कहता है कि हमारा निकलना अभी यहाँ से मुश्किल हो गया है, इसीलिए कुछ दिनों हमें यहीं रुकना पड़ेगा। मगर शैंक चिल होता है और शी से कहता है कि मेरा यहाँ एक दोस्त है, चलो हम वहाँ चलते हैं। अब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं, वैसे भी मैं ये जगह तुम्हें दिखाना चाहता था। अब शी शैंक को मास्टर मास्टर कह रही होती है, इसीलिए वो उसे मना करता है कि तुम मुझे मास्टर ना बुलाओ, तो भी वो उसे ठीक है मास्टर ही कहती है। अब शैंक माउंटेन की तरफ जा रहा होता है जहाँ उसका दोस्त रहता है और वो यहाँ का मास्टर होता है, इसीलिए उसी का कोई स्टूडेंट शैंक को रास्ता बताने लगता है, मगर शी को उसकी वाइफ कह रहा होता है। अब ये बात सुनकर शी तो बहुत खुश हो जाती है, इसीलिए शैंक से कहती है कि ये जगह बहुत अच्छी है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की बातें भी, मगर शैंक उसकी बात को नहीं समझता। इतने में ही शैंक अपने दोस्त के एकेडमी में पहुंच जाता है और जैसे ही उसके रूम के अंदर आता है तो इसके दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हुआन, और वो शैंक को देखकर बहुत खुश होता है और अब ये भी शी को इसकी वाइफ ही समझता है। इसीलिए शैंक इसे क्लियर करता है कि शी इसकी वाइफ नहीं है। दोनों को एक दूसरे की केयर करता हुआ हुआन देख लेता है और समझ जाता है कि इनका सिर्फ मास्टर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, मगर जानबूझकर इन दोनों को एक ही साथ एक ही रूम में डालने के लिए वो शैंक से झूठ कह देता है कि कोई भी रूम खाली नहीं है। मगर शैंक समझ जाता है कि हुआन जानबूझकर हम दोनों को एक ही रूम में डाल रहा है। अब रूम के अंदर तो सिर्फ एक ही बेड होता है, इसीलिए शैंक कहता है कि वो जमीन पर सो जाएगा
और तुम बेड पर सो जाओ। शेंग जब रूम के अंदर आता है तो शी उससे कहती है कि तुम्हारे सारे स्टूडेंट तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। तो शेंग कहता है कि उन्हें होने दो, क्योंकि पहले मैं उनके लिए परेशान होता था और अब वक्त है कि वो मेरे लिए परेशान हो। इतने में वो शी को सोने का कहता है तो वो वहीं उसके बराबर में ही लेट जाती है और उससे कहती है कि उसे जमीन पर सोने की आदत है। तो शेंग बस उसे देखता ही रह जाता है। दूसरे दिन हुआन के स्टूडेंट तीर कमान की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो शेंग शी से कहता है कि अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकती हो। इसीलिए जब शी तीर कमान चलाती है तो वो काफी बेहतर चलाती है, मगर फिर भी शेंग उससे कहता है कि तुम्हारी पोजीशन सही नहीं। इसीलिए बड़े रोमांटिक तरीके से खुद उसे तीर कमान सिखाने लगता है। तीर काफी ही भारी होते हैं, इसीलिए शी के हाथ में दर्द हो जाता है। तो हुआन शेंग से कहता है कि तुम शी के शोल्डर पर दवा लगा दो, और यहाँ मेरे एकेडमी में कोई लड़की भी नहीं है, इसीलिए वो जानबूझकर शेंग से कहता है कि तुम शी की हेल्प करो। अब शेंग शी से कहता है कि तुम थोड़ी दवाई लगाने की कोशिश करो और जब अपनी बॉडी को कवर कर लो तो मुझे बुला लेना। अब जैसे ही शी अपनी बॉडी को कवर करती है तो फिर वो शेंग को बुला लेती है, उसे मसाज देने लगता है। अब शी शेंग से कहती है कि मुझे हुआन की वाइफ से भी मिलना है, इसीलिए वो उसे हुआन की वाइफ से मिलवाने के लिए लेकर तो आता है, मगर पता चलता है कि हुआन की वाइफ की तो डेथ हो चुकी होती है। दूसरी तरफ अब ये लोग कल वापस जा रहे होते हैं, इसीलिए शी का थोड़ा मूड ऑफ होता है क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाह रही होती। इसीलिए शेंग शी को यहाँ घुमाने के लिए ले आता है, मगर इनके साथ हुआन भी आ जाता है। अब यहाँ ये लोग सारे डिनर कर रहे होते हैं कि इतने में ही किसी लड़के की नजर शी पर पड़ती है और उसे वो काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए चला आता है और उससे पूछ रहा होता है कि आपकी एंगेजमेंट हुई है या नहीं। तो शी मना कर देती है, तो वो शी को उसके साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट करता है। ये देखकर शेंग जेलस हो जाता है और उसे साफ कह देता है कि अगर तुम्हें वाइन पिलाने का इतना ही शौक है तो हम सबको इनवाइट करो। अब यहाँ ये लोग बोर्ड में बैठ रहे होते हैं, मगर हुआन इनके साथ नहीं बैठता क्योंकि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, इसीलिए इन दोनों को ही बोर्ड में भेज देता है। अब यहाँ बोर्ड जैसे ही डिसबैलेंस होती है तो शी शेंग पर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से शेंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अब जब शेंग बाहर खड़ा होता है तो वहाँ दूसरी बोर्ड में कुछ लेडीज मौजूद होती हैं और वो शेंग को वहाँ खड़ा देखकर उससे फ्री होने लगती है और उसे अपनी बोर्ड में इनवाइट कर रही होती है कि आए आप हमारी वाइन पार्टी में, मगर शेंग उन्हें इनकार कर देता है और वो वापस अंदर बैठने के लिए आ ही रहा होता है, मगर शी इतना जेलस होती है कि वो फौरन बाहर आ जाती है और शेंग का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि वो बोर्ड वाला भी कहने लगता है कि अगर आप आने में थोड़ी सी देर करती तो वो आपके हस्बैंड को आपसे छीनने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर तो शेंग भी हंस पड़ता है। शी और शेंग वापस आते हैं तो शी से मिलने के लिए दोबारा से वो शख्स आ जाता है जो कि शी को अपने साथ वाइन पीने को कह रहा था और शी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है, इसीलिए अभी भी पूछ रहा होता है कि आपकी एंगेजमेंट हुई भी है या नहीं। मगर अब शी सबके सामने साफ कह देती है कि मेरी एंगेजमेंट तो नहीं हुई भी, मगर मेरे दिल में पहले से ही कोई और है और वो अब नहीं निकलने वाला, और वो शेंग की तरफ ही देखकर जाती है। दूसरी तरफ शेंग ने जो कसम खाई होती है कि वो कभी शादी नहीं करेगा, ये बात सोचकर अब वो खुद पछता रहा होता है और हुआन ये बात समझ जाता है, इसीलिए उससे यही बात कहता है कि तुम अपनी कसम को पछता रहे हो ना। मगर शेंग कहता है कि मैं पछता रहा हूँ या नहीं ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि सच बोलना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब इतने में ही बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और शेंग सीधा शी के कमरे के बाहर आकर ही खड़ा हो जाता है। शी तो वैसे भी शेंग का वेट कर रही होती है और जब उसे दिखता है कि वो उसके कमरे के बाहर खड़ा है तो वो उससे खुद बात करने लगती है और उससे कह देती है कि मैं तुम्हारे लिए ही परेशान हो रही थी क्योंकि तुम घर से बाहर थे और काफी तेज बारिश हो रही थी। अब शी उससे थोड़ी बहुत बात करके वापस चली जाती है, मगर शेंग उसके कमरे के बाहर ही खड़ा रहता है। पूरी रात से सुबह हो जाती है। अब दूसरे दिन शी और शेंग वापस जा रहे होते हैं तो हुआन जानबूझकर उस बच्चे को इनके पास भेजता है ताकि वो शी को बता दे कि शेंग उसके रूम के बाहर पूरी रात खड़ा रहा था, और ऐसा ही होता है, वो बता देता है। अब यहाँ शी और शेंग हुआन को गुड बताते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शेंग शी के पास खुद आ जाता है और शी उससे पूछती है कि अभी तक तुम गए नहीं। तो शेंग कहता है कि मैं जाऊंगा, मगर उनके साथ नहीं, तुम्हारे साथ, क्योंकि वो लोग तो जा चुके हैं। और वो शी के साथ अकेला नाइट टूर पे चले जाता है, साथ ही साथ शी को वेस्टर्न स्टेट से बाहर ले आता है। अब यहाँ शी शेंग से कहती है कि मेरी मदर ने कहा था कि अगर किसी दिन शेंग की आर्मी कम हो जाए तो हम उसे अपनी आर्मी दे देंगे, क्योंकि शेंग ही असल हीरो है, क्योंकि वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर शेंग मना करने लगता है कि वो हीरो नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। इतने में ही बिजली चमकने लगती है और बारिश होने वाली होती है, इसीलिए शेंग हॉर्स लेने के लिए जाने लगता है, मगर शी उसे रोकने लगती है कि मैं वापस वेस्टर्न स्टेट अभी नहीं जाना चाहती, क्यों ना हम आज की रात यहीं कहीं रुक जाएं। तो शेंग उसकी बात मान जाता है और वहाँ शेंग भी शी को बारिश से बचाकर किसी घर तक ले आता है, मगर उस घर के अंदर पहले से ही लोग मौजूद होते हैं जो कि बारिश
बारिश से बचकर बैठे होते हैं। अब शेंग शी की तरफ जब देखता है तो उसका पूरा मुंह गीला हो रहा होता है, इसीलिए वो खुद उसका मुंह सुखाने लगता है। मगर इतने में ही कोई शख्स शेंग से कहता है कि कब तक उसका मुंह ही सुखाते रहोगे, उसके बाल भी गीले हो रहे हैं, वो भी सुखा दो। इसीलिए शेंग उसके बाल भी सुखाने लगता है। अब दूसरी तरफ बारिश तो रुकी नहीं होती, इसीलिए शेंग शी के साथ यहीं रुक जाता है और शी की रेपुटेशन खराब न हो इसीलिए वो रूम का दरवाजा आधा ही खुला छोड़ देता है, क्योंकि बाहर आर्मी के लोग खड़े होते हैं और ये बात आर्मी वाले भी समझ जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद ये लोग सारे डिनर कर रहे होते हैं तो कॉन्कोबाइन की जीजिंग के पैलेस छोड़ के जाने के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर उससे कहती है कि पहले जब मैं कैद थी तो तुमने मेरी काफी मदद करी थी, इसीलिए अगर तुम्हारी कोई विश है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो जीजिंग फौरन झट से कह देता है कि मैं शी से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी उसके साथ शादी दोबारा से अरेंज करवाएं। पहले तो कॉन्कोबाइन की मना करती है कि वो लोग अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रहे, मगर बाद में मान जाती है जब जीजिन काफी फोर्स करता है, इसीलिए वो चुपचाप उसे फॉलो कर रही होती है, उसके पीछे पीछे चल रही होती है। मगर इतने में ही उसके पाँव पर चोट लग जाती है क्योंकि उसका पाँव फंस जाता है और उल्टा शेंग को ही उसकी केयर करनी पड़ती है। शी के पाँव में तो मोच आ जाती है, इसीलिए शेंग उसे अपने साथ लेकर वापस जा रहा होता है। इतने में ही शेंग वहाँ सबके सामने ही शी से कहने लगता है कि आओ मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। तो ये बात सुनकर यान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसीलिए वहाँ से निकलने की करता है और कहता है कि मैं जरा एनिमल से बात करके आता हूँ। और यहाँ शेंग शी को गोद में उठाकर कमरे तक लेकर जा रहा होता है और शी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो उसके जूते भी उतारने लगता है उसके पैर धुलाने के लिए। मगर शेंग को तो युन से मिलने जाना होता है, इसीलिए शी शेंग से कहने लगती है कि आप जाकर युन से बात कर लें, मैं अपने पैर खुद धो लूंगी। हाँ, शी अपनी माँ को खत भेजती है। शी की माँ शी का खत पढ़ ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर जीजिंग का गार्ड और पैलेस का मिनिस्टर आता है और वो भी शी की शादी का न्यूज लेकर कि कॉन्कोबाइन की ने दोबारा से शी की शादी जीजिंग के साथ तय कर दी है। इसीलिए लोग कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द शी को वेस्टर्न स्टेट से वापस ले आओ। अब शी की माँ इस शादी से खुश तो नहीं होती, मगर कॉन्कोबाइन की के फैसले को इनकार भी नहीं कर पाती। दूसरी ही तरफ शी को पता चलता है कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए वेस्टर्न स्टेट आई है, तो ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि शायद मेरी माँ ने मेरा खत पढ़ लिया है। इसीलिए वो बड़ी खुशी से अपनी माँ से मिलने के लिए आ रही होती है, मगर अपनी माँ से मिलने के बाद उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी दोबारा से जीजिंग के साथ तय कर दी गई है और उसकी माँ उसे वापस लेके जाने के लिए आई है। तो वो गुस्से में अपने हाथ को नोच लेती है और सिर्फ शी ही नहीं बल्कि शेंग भी शॉक हो जाता है शी की शादी का सुन के। दूसरी तरफ शी की माँ उससे अकेले में बात करने के लिए आती है तो शी अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपने मेरा खत नहीं पढ़ा, और यहाँ पता चलता है कि शी ने खत में ये लिखा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती और जिंदगी भर वेस्टर्न स्टेट में ही रहना चाहती हूँ। मगर इसकी माँ समझ जाती है कि ये वेस्टर्न स्टेट में सिर्फ शेंग की वजह से रुकना चाहती है, क्योंकि शेंग की कसम की वजह से वो उससे शादी तो नहीं कर सकती। लेकिन उसकी माँ उसे साफ इनकार कर देती है कि तुम्हें हर हाल में वापस चलना होगा और जानबूझकर इसे ये भी बताती है कि हर जगह र्यूमर्स फैल चुके हैं कि तुम्हारा और शेंग का रिलेशन है और हमारी फैमिली शेंग के साथ इसलिए मिल गई है ताकि हम उसे किंग बना सकें। और ऐसे ही उल्टे पुल्टे रूमर्स फैले हुए हैं, इसीलिए इसे कहती है कि तुम्हें अब वापस चलना ही होगा। तो ये सुनकर शी रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने कभी भी ज्यादा की ख्वाहिश की ही नहीं कि मेरी उससे शादी हो, मैं तो बस उसके साथ रहना चाहती हूँ कि जिससे तुम मोहब्बत करती हो उससे तुम्हारी शादी होना नामुमकिन है। अब शी बेबस हो जाती है, इसीलिए अपनी माँ से कुछ दिन का टाइम मांगती है कि मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दे। तो इसकी माँ इसे सिर्फ कल तक का दिन देती है। दूसरी ही तरफ शी के रूम के बाहर शेंग भी खड़ा होता है और इसका अलग दिल टूटा हुआ होता है क्योंकि शी अब हमेशा हमेशा के लिए वेस्टर्न स्टेट छोड़कर जा रही होती है। इस गम में ये भी खुद को कमरे में बंद कर लेता है और सबको मना कर देता है कि मेरे रूम में ना आए। साथ ही साथ शी को जब ये बात पता चलती है कि शेंग ने अपने आप को रूम में बंद कर रखा है और ना ही उसने कुछ खाया पिया है, वो तैयार होकर और अपना मूड ठीक कर शेंग को खाना सर्व करने के लिए आ जाती है और यहाँ शेंग के साथ बैठकर पुरानी बातें कर रही होती है, उसके साथ ड्रिंक्स पी रही होती है। मगर जाहिर है कि वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर रही होती है, मगर शेंग को देख कर उसके आंसू नहीं कंट्रोल हो रहे होते। दूसरी ही तरफ शी ड्रंक हो जाती है, इसीलिए शेंग उसे अपनी ही बेड पर लिटा देता है, मगर शी उसे जाने नहीं देती और उसे हक कर कहने लगती है कि मुझे छोड़कर ना जाओ और उससे कहती है कि मुझे आज तक याद है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुमने क्या पहना था, क्या तुम्हें याद है? तो शेंग कहता है कि हाँ मुझे याद है और ये कहते ही वो उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। ये देखकर शी और रोने लग जाती है और उसे जाने नहीं देना चाह रही होती। शेंग को भी शी से मोहब्बत होती है मगर वो कुछ कहता नहीं है। दूसरे दिन शी अब वापस जा रही होती है, इसीलिए शेंग को सैल्यूट करने लगती है और इतने में ही शेंग के पास आकर
उसके फेस को टच करने लगती है और कुछ मिनट तक उसे एडमायर कर रही होती है क्योंकि उसे फिर तो चले ही जाना है। शेंग शी से कहता है कि तुम वेस्टर्न स्टेट में 10 साल से हो, लेकिन शायद तुमने यहाँ की सारी जगहें नहीं देखी, इसीलिए चलो आज मैं तुम्हें सारी जगहें दिखा दूं। मगर शी मना करने लग जाती है और उसे याद दिलाती है कि हमारे बीच में तो फजूल का र्यूमर फैला हुआ है। मगर शेंग उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है, ये कह के कि इन फजूल बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ उसे अपने साथ वेस्टर्न स्टेट के सारे गेट्स दिखाने के लिए लेकर आता है। शी अब वापस सेंट्रल स्टेट जा रही होती है, मगर उसे कहीं पर भी शेंग नजर नहीं आता क्योंकि वो उसे छुपकर जाता हुआ देख रहा होता है। मगर उसने शी के पीछे अपनी सारी आर्मी लगा दी होती है कि उसे सेंट्रल स्टेट तक छोड़कर आया जाए। इतने में ही शी को शेंग खड़ा नजर आ जाता है। यहाँ तक कि शी को जाता देखकर शेंग रोने भी लगता है। अब दूसरी ही तरफ सेंट्रल स्टेट जाने से पहले शी किसी और जगह पर स्टे करती है, और जैसे ही उसके रूम के अंदर आती है तो पता चलता है कि उस रूम में क्याओ रुकी ही नहीं होती, बल्कि उस रूम में तो शेंग रुका होता है, जो कि इसे छुप कर फॉलो कर रहा होता है। शी उससे पूछती है कि क्या आप मुझे सेंट्रल स्टेट तक फॉलो करेंगे, तो शेंग कह देता है कि हाँ। जो अपनी माँ को लेटर लिखा था उस बारे में ये शेंग को बता देती है कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी और जिंदगी भर वेस्टर्न स्टेट में ही रहना चाहती थी तुम्हारे साथ होने के लिए। और यहाँ तक कि इसकी माँ मान भी गई थी कि अगर इसकी एंगेजमेंट ना हुई होती तो इसकी रिक्वेस्ट इसकी माँ एक्सेप्ट कर लेती। अब इसी वजह से शी रोने लग जाती है कि तो शेंग उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। अब ये बात सुनकर शी उसके करीब आने लगती है और उल्टा वो घबराने लगता है और शेंग को हक कर कर उससे कहती है कि मेरी शादी में मत आना। तो शेंग उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा। तो ये बात सुनकर शी रोने लग जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी ही तरफ शी अब सेंट्रल स्टेट पहुंच जाती है और चोंग की बॉडी को भी ये लोग वापस लेकर जा रहे होते हैं। अब शी इन सब से गुड बाय कहकर जाने ही लगती है कि इतने में उसकी नजर शेंग पर पड़ती है, जो कि छुप कर उसको देख रहा होता है। अब शी कुछ दिनों के लिए पैलेस के अंदर ही रुकी हुई होती है, इसीलिए रात को इससे कुछ आवाज आने लगती है। जब ये जाकर देखती है तो किंग हुई की सारी कॉन्कुबाइन बैठी होती है और कॉन्कुबाइन की आकर सबको बता देती है कि किंग हुई की डेथ हो गई है। चीफ किसी काम से दूसरे शहर आया हुआ होता है, मगर अब वो वापस सेंट्रल स्टेट जा रहा होता है, मगर उसके दौरान ही शेंग की आर्मी उसे पकड़ लेती है और शेंग को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो इतना डर जाता है कि सारी सच्चाई उसके सामने उगल देता है कि कॉन्कुबाइन की कितने लोगों को मारती फिर रही है, और ये भी बता देता है कि किंग हुई के बेटे की तो डेथ हो चुकी है, मगर कॉन्कुबाइन की किसी और के बच्चे को किंग बना रही है, किंग हुई का बेटा कह के। इसीलिए उसने किंग हुई और उसकी वाइफ दोनों को मार दिया। अब ये बात सुनने के बाद शेंग उससे कहता है कि अब से तुम मेरे ऑर्डर्स मानोगे, और अगर कॉन्कुबाइन की उस बच्चे को किंग बनाना चाहती है तो उसकी किंग बनने में कॉन्कुबाइन की मदद करो। और शेंग इसे ये भी कहता है कि मेरे बंदे तुम्हें अब से फॉलो करेंगे। जैसा कि शेंग ने चीफ को कहा था कि कॉन्कुबाइन की मदद करना, तो वो वैसी ही मदद करने लगता है। इसके अलावा सारे मिनिस्टर्स खिलाफ होते हैं कि हम एक न्यू बॉर्न बेबी को किंग नहीं बना सकते। चीफ कॉन्कुबाइन की का साथ देता है उन सब मिनिस्टर्स को मनाने में कि जब पिछले सारे किंग बन छोटी उम्र में, तो ये बच्चा क्यों नहीं बन सकता। इसीलिए सारी बात मान जाते हैं। अब ये बच्चा तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए इस बच्चे की सपोर्ट के लिए किसी और बच्चे की भी जरूरत होती है। तो चीफ कॉन्कुबाइन की को किसी मशहूर फैमिली के बच्चे को लाने को कहता है, जो कि 5 साल का होता है, जिसका नाम होता है जैन। तो कॉन्कुबाइन की मान जाता। आज वो दिन आ जाता है जिसका इसे सदियों से इंतजार था, और ये किसी अनाथ बच्चे को किंग बनाने लगती है। सेरेमनी स्टार्ट होती है और जब इस बच्चे को किंग मानने का टाइम आता है तो कोई मिनिस्टर नहीं मानता, और इन लोगों को सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए कॉन्कुबाइन की से पूछते हैं कि हमें पता चला है कि किंग हुई के बेटे की पैदा होते ही डेथ हो गई थी और ये बच्चा उसका नहीं है। तो कॉन्कुबाइन की ऑब्वियसली ये बात मानने से इनकार कर देती है। अब सच क्या है ये जानने के लिए सारे मिनिस्टर्स शी को बुलाने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ वही वाहिद थी जो कि इस कॉन्कुबाइन की के साथ पैलेस में रुकी थी, तो उसे कुछ न कुछ तो पता ही होगा। तो चीफ शी को बुलाने के लिए चला आता है, मगर उसे साथ लेकर जाने से पहले वो उसे कोई पेपर दिखाता है। अब शी जब वहाँ आती है तो सारे उसे सवाल करने लगते हैं कि जब तुम पैलेस में थी तो क्या तुम किंग हुई से मिली थी। तो शी झूठ कह देती है कि हाँ मैं मिली थी, और पूरे तरीके से कॉन्कुबाइन की को फंसा देती है, ये कह के कि किंग हुई ने मुझे सच्चाई बताई थी कि उसके बेटे की पैदा होते ही डेथ हो गई थी, ये बच्चा उसका नहीं है। अब ये सुनकर कॉन्कुबाइन की भड़क जाती है कि ये झूठ बोल रही है, ये किंग हुई से कैसे मिल सकती है। तो सारे और हैरान होते हैं कि क्यों नहीं मिल सकती, तब तो किंग हुई जिंदा था। तो कॉन्कुबाइन की कवर कर लेती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था, मगर कोई भी कॉन्कुबाइन की पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि सब
सब तो इसे वैसे ही निकालना चाहते हैं। चीफ उन सारे मिनिस्टर्स को पैलेस से बाहर जाने का कहता है और कॉन्कोबाइन की से अकेले बात करता है और इसे सच्चाई बता देता है कि शेंग सेंट्रल स्टेट में है और उसको तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अगर तुम अपने खानदान को बचाना तो जो शेंग चाहता है तुम वही करो और जिस हैन को किंग बनाओ। अब इसीलिए कॉन्कोबाइन की पूरे तरीके से फंस जाती है क्योंकि इसकी सारी सच्चाई जो खुल जाती है। इसीलिए ये सारे मिनिस्टर्स के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लेती है कि ये बच्चा किंग हुई का नहीं है और जिस हैन को किंग बनाने का कहती है। अब ये लोग सब जिस हैन को किंग बनाने के लिए इसलिए मान जाते हैं क्योंकि शी ने ये भी कहा था कि किंग हुई ने मुझसे ये भी कहा था कि वो चाहता है कि जिजहैन किंग बने, इसीलिए वो इससे मिलने चला आता है और कॉन्कोबाइन की ये हरकतें जानबूझकर कर रही होती है ताकि ये शेंग से मदद की भीख मांग सके कि मुझे एक और चांस दे दो। मगर शेंग उसे साफ इनकार कर देता है कि तुमने बहुत जुर्म किए हैं, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब दिखाते हैं कि बहुत दिन बीत जाते हैं और जिजहैन किंग तो बन जाता है मगर वो बहुत छोटा होता है। वो हुकूमत तो नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी जगह रिजेंट की जरूरत होती है जो कि कुछ वक्त के लिए किंग बन सके जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। अब शेंग को तो किंग बनने में पहले ही इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो रिजेंट नहीं बनता। रिजेंट बनने की पोजीशन सिर्फ एक ही बंदे को मिल जाती है और वो है जीजिंग। ये लोग इसे किंग बना देते हैं और अब दिन काफी ही जल्दी गुजर जाते हैं कि कल ही शी की शादी का दिन होता है, इसीलिए जीजिंग उसके लिए शादी का जोड़ा भिजवाता है। जब कियाओ को पैलेस लेकर जा रही होती है तो पीछे से शेंग और यान भी आ जाते हैं। अब यान तो चाहता है कि शी और शेंग आपस में बात करें, इसीलिए कियाओ को अपने साथ पैलेस के अंदर ले जाता है। कियाओ, मैं तुम्हें अंदर का पैलेस दिखाता हूँ। शी और शेंग आपस में पुरानी बातें करने लगते हैं जब वो उसके साथ वेस्टर्न स्टेट में थी और अब शेंग को देखकर शी की आंखों में फिर आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो शादी जो नहीं करना चाह रही होती। कॉन्कोबाइन की ने किसी अनाथ बच्चे को किंग बनाने की कोशिश की होती है, ये बात तो सबको पता होती है, मगर कुछ अंदर के लोगों के अलावा किसी को ये बात पता नहीं होती कि उसने अपने बेटे किंग हुई को मारा है। इसीलिए रोंगान अब ये टॉपिक उठा लेता है और जंग करने का ऐलान कर देता है कि इन लोगों ने किंग हुई के साथ कुछ न कुछ तो किया है और इतनी जल्दी में इन्होंने किसी और कास्ट के बच्चे को किंग कैसे बना दिया। फैंग अभी तक वापस सेंट्रल स्टेट नहीं आया होता, वो बस आ ही रहा होता है कि इतने में दुश्मन आ जाते हैं और इसके सारे साथियों को मार देते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब्बास शी की शादी होती है, उसका दिल बिल्कुल नहीं होता शादी के लिए, मगर वो दिल पे पत्थर रख के शादी कर रही होती है। मगर जीजिंग बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसे तो सदियों से इंतजार था इस दिन का। अब शेंग यहाँ इसकी शादी में मौजूद नहीं होता क्योंकि शी ने जो उसे मना किया था, इसीलिए वो कहीं और बैठा होता है। मगर बातें वो शी की ही कर रहा होता है कि मैं इसे यहाँ घुमाने के लिए लेकर नहीं गया, उसे बर्फबारी बहुत पसंद है। इससे रिग्रेट हो रहा होता है कि ये शी के साथ ज्यादा और टाइम स्पेंड नहीं कर पाया और वहाँ जीजिंग और शी सारी रस्में शुरू करने ही वाले होते हैं कि इतने में जीजिंग का गार्ड घबराता हुआ आता है और जीजिंग को कोई न्यूज बताता है तो वो तुरंत अपनी शादी छोड़कर चला जाता है और शादी अधूरी रह जाती है। और वहाँ पता चलता है कि रोंग ने अपने ही शहर ताइवान में वार स्टार्ट कर दिया और ये खबर जियान आकर शेंग को बताता है तो शेंग उसी वक्त खुद भी उस वार के अंदर चला जाता है और शेंग जियान को ही यहाँ पैलेस की रखवाली करने के लिए रोक देता है। मगर यही पैलेस के ही गार्ड्स किंग जिजहैन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। अब ये करता हुआ इन्हें जियान देख लेता है, इसीलिए उन्हें रोक रहा होता है, मगर वो गार्ड जियान के साथ ही फाइट स्टार्ट कर देते हैं ये कह के कि तुम हमारे मैटर्स में ना बोलो। और इसी फाइट में जियान जख्मी हो जाता है, इसीलिए बेहोश हो जाता है और इन्हें जिजहैन को लेकर जाने से नहीं रोक पाता। दूसरी ही तरफ शी जीजिंग का वेट कर रही होती है क्योंकि काफी टाइम हो जाता है वो नहीं आता, मगर बाद में उसे पता चलता है कि उसने सिटी गेट और पैलेस के गेट दोनों बंद करवा दिए। शी को भी पैलेस से बाहर जाने नहीं देता। अब साथ ही साथ पैलेस का गार्ड कॉन्कोबाइन की को लेने के लिए आ जाता है और उसे ये कहकर वहाँ से लेकर जाता है कि आपके खानदान वाले आपका बाहर वेट कर रहे हैं, वो आपको बचा रहे हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो कॉन्कोबाइन की इसकी बात मान जाती है और ये कॉन्कोबाइन की और जिजहैन दोनों को रोंग के पास ले आता है। अब कॉन्कोबाइन की को ऐसा लगता है कि रोंग ने इसे बचाया है, इसीलिए वो उससे कहती है कि चलो अब हम यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि शेंग को अब तक मेरे दिल में ना होने का पता चल गया होगा और वो यहाँ आने ही वाला होगा, इसलिए हमें पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसकी बातें सुनकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि इसका कोई इरादा नहीं होता उसकी मदद करने का, इसीलिए इसकी गलतफहमी दूर कर देता है कि तुम्हारे किसी खानदान वालों ने तुम्हें नहीं बचाया बल्कि मैंने तुम्हें बचाया है, वो भी मारने के लिए, और उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। मगर जिजहैन को मरने से बचा लेता है ये कह के कि ये मेरे बाद में काम आएगा। और इसने कॉन्कोबाइन की को भी जीजिंग के कहने पे मारा होता है क्योंकि जीजिंग इससे नफरत जो करता था। और जब इसे ये पता चलता है कि शेंग इसकी इस जगह पर भी आने ही वाला है उसे पकड़ने के लिए, तो ये डर के मारे भाग जाता है। अब सारी आवाम
को जब ये न्यूज मिलती है कि शेंग जंग जीत गया है तो सारे बहुत खुश होते हैं और शी को भी ये न्यूज मिल जाती है कि शेंग वार जीत गया है और वापस सेंट्रल स्टेट आ गया है। अब शेंग पैलेस के अंदर नहीं आता, वो बाहर मिलिट्री कैंप के अंदर ही रुका होता है और ये पिंग को भी सेंट्रल स्टेट बुला लेता है। और जब पिंग को पता चलता है कि शी की शादी किसी और के साथ हो रही है तो ये इस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम शी पर कैसे गिव अप कर सकते हो, मैं तो उसे अपनी भाभी मान चुका था। और इसे बार बार शी को वापस लाने का कह रहा होता है, मगर शेंग कहता है कि हम दोनों कोई ऐसे रिलेशन में नहीं थे देता और टॉपिक चेंज कर देता है और उससे कहता है कि कल मैं रोंग को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी नामौजूदगी में सेंट्रल स्टेट की रखवाली करो। शेंग से जिद करने लगता है कि वो शी से मिलना चाहता है, मगर शेंग कहता है कि अब उससे मिलना अच्छा नहीं लगेगा। तो पिंग कहता है कि क्यों नहीं लगेगा, तुम अकेले उससे मिलने थोड़ी जा रहे हो, बल्कि हम सारे उससे मिलने चलते हैं। और ऐसे ही सारे के सारे शी से मिलने के लिए चले आते हैं और शी इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ये लोग एक दूसरे के साथ लंच करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और शेंग शी को बता देता है कि वो कल जा रहा है रोंग को पकड़ने के लिए। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वैसे ही शेंग की वार पे जाने से पहले शी से मुलाकात हो जाती है। अब वो जाने से पहले शी से कहता है कि मैं बचपन से लेके आज तक एक भी बार नहीं हारा, तो अब भी नहीं हारूंगा, इसीलिए तुम परेशान ना हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर से शी की आंखों में आंसू आ जाते हैं शेंग को जाता देख के। वो फंस चुका है क्योंकि इसकी इस जगह पर भी शेंग की आर्मी आ गई है इसे पकड़ने के लिए। रोंग समझ जाता है कि वो ये वार हारेगा ही क्योंकि इसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ये अब सिर्फ चाल ही चल सकता है। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने पहले ही रास्ता बनाया हुआ होता है और वो रास्ता है फैंग। इसी ने ही फैंग को किडनैप कर रखा था। और जब होंग को पता चलता है कि फैंग को रोंग ने अपना बंदी बनाया हुआ है तो वो दौड़ी चली आती है उसे बचाने के लिए। अब रोंग फैंग को इस्तेमाल कर रहा होता है इनको ब्लैकमेल करने के लिए कि वार करने से पीछे हट जाएं। और उनके साथ जिन भी आती है अपने फादर को मनाने के लिए कि वो सरेंडर कर दें, जैसा कि जीजिंग ने इसे कहा था। इसीलिए रोंग उसकी बात मान जाता है और सरेंडर कर देता है। फैंग भी उसकी कैद से बच जाता है। अब यहाँ शेंग का सारा मिशन कंप्लीट हो गया होता है, उसने रोंग को पकड़ लिया होता है, इसीलिए आज शाम में ही वापस वेस्टर्न स्टेट जा रहा होता है। मगर जाने से पहले जीजिंग ने इसे पैलेस बुलाया होता है क्योंकि सारे मसले मसाइल जो सॉल्व हो गए होते हैं, इसीलिए इसने सेलिब्रेशन रखी होती है और अब कुछ दिनों बाद ये किंग जो बनने वाला होता है। अब शेंग की सारी आर्मी को बाहर बिठा दिया जाता है खाने के लिए और खुद शेंग अपने सारे मिनिस्टर्स और सारे खानदान वालों के साथ डिनर कर रहा होता है। वो सब शेंग से मिलकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब थोड़ा बहुत ही बैठने के बाद शेंग उठकर जाने लगता है, ये कह के कि उसे अपने वेस्टर्न स्टेट वापस निकलना है। तो जीजिंग उसे रोकने लगता है कि क्यों ना आज रात आप पैलेस में ही रुक जाएं, मगर शेंग मना कर देता है। अब जैसे ही शेंग जाने लगता है तो पैलेस के सारे गेट बंद करा दिए जाते हैं और सारे गार्ड्स उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक के सारे मिनिस्टर्स को भी पकड़ लिया जाता है और पता चलता है कि शेंग को पैलेस बुलाकर ट्रैप करने का प्लान जीजिंग का ही होता है। और ये इस इल्जाम में शेंग को अरेस्ट करने लगता है कि इसने जीजिंग को मारने की कोशिश की है ताकि खुद किंग बन सके। इस झूठे इल्जाम में ये लोग इसे अरेस्ट करने लगते हैं और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये लोग अकेले इतने सारे गार्ड्स के साथ लड़ रहे होते हैं, मगर कोई भी शेंग को मार नहीं पाता और ना ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत होती कि वो उसे मार सके। ये देखकर जीजिंग भी हैरान हो जाता है कि तुम लोग डर क्यों रहे हो और इसे मारते क्यों नहीं हो, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। और शेंग के सामने ये अपना इविल रूप दिखा देता है कि इतने में ही वहाँ पर रोंग भी आ जाता है अपनी आर्मी लेके। ये कियाओ को तलवार लगने लगती है और ये होंग देख लेती है, इसीलिए वो कियाओ को ये तलवार लगने से बचा लेती है, मगर उसे वो तलवार लग जाती है। फैंग जब ये देखता है तो सब छोड़ छाड़ कर होंग के पास आ जाता है। फैंग समझ जाती है कि वो काफी जख्मी हो चुकी है और अब उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो फैंग से अपने दिल की बात कह देती है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, मुझे कभी भूलना मत, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। अब ये सब कहते ही होंग की डेथ हो जाती है और वो बेचारा बहुत रोता है क्योंकि इतने टाइम बाद अभी तो ये दोनों मिले थे। अब इतने में शेंग की आर्मी भी यहाँ पहुंच जाती है, यान इन्हें यहाँ लेकर आता है और शेंग सबसे पहले फैंग से कहता है कि तुम होंग को यहाँ से ले जाओ। रोंग समझ जाता है कि वो ऐसे वार करके तो शेंग से नहीं जीत सकता, इसीलिए जिजहैन और बाकी सारे मिनिस्टर्स को बंदी बनाकर शेंग को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने सरेंडर ना किया तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। यहाँ तक कि जो मिनिस्टर शेंग के लिए आवाज उठाता है कि तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तो रोंग बिना रहम किए उन सबको मार देता है। तो ये देखकर शेंग जीजिंग पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपने सारे खानदान, अपने सारे अंकल को मार दोगे। तो जीजिंग अपनी जिंदगी की कसम खाने लगता है कि अगर आपने सरेंडर कर दिया तो मैं इन सबको छोड़ दूंगा। ये बात सुनते ही कियाओ शेंग से कहती है कि जिंदगी में पहली बार आप अपने बारे में सोच लें और थोड़ा सेल्फिश हो जाएं और चले हमारे साथ वापस। आज तक आपके खानदान वालों ने आपको दिया ही क्या है, इनकी परवाह ना करें। मगर शेंग को उनकी जान की परवाह होती है,
इसीलिए ये उनके लिए अपने आप को सरेंडर करने के लिए मान जाता है और अपनी आर्मी को वापस जाने का हुक्म दे देता है। और ये लोग शेंग को पकड़ लेते हैं। कियाओ रोती रहती है और शेंग को वापस चलने का कहती रहती है, मगर वो नहीं सुनता। दूसरी ही तरफ शी को दिखाया जाता है जिसे कुछ मालूम नहीं होता कि शेंग के साथ क्या हुआ है, उसकी आर्मी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि जीजिंग उसे कुछ भी पता चलने नहीं देता, किसी को भी उससे मिलने नहीं देता, यहाँ तक कि उसकी मदर को भी। अब शी जिस टेम्पल में रोजाना जाती है वहाँ के सारे लोग भाग जाते हैं और पूरा टेम्पल खाली होता है। जीजिंग नहीं चाहता कि शी को किसी भी बात पर शक हो, इसीलिए वो फेक मुंग टेम्पल में भिजवाने लगता है, मगर शी समझ जाती है कि ये फेक है और अब इसे कुछ ऑफ लगने लगता है। इसीलिए इसे शेंग की टेंशन हो जाती है कि आखिर वो कैसा है और वो कहाँ है। वो सोचती है कि उसने मुझे कहा था कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो मुझे जरूर इतला कर देगा। और वहाँ शेंग को दिखाते हैं कि उसे बांध दिया होता है और वो भी यहाँ सिर्फ शी के बारे में ही सोच रहा होता है, उसके और अपने सारे मूवमेंट्स के बारे में, क्योंकि इसे मालूम होता है कि इन लोगों ने इसे गलत इल्जाम में पकड़ लिया है तो अब इसका निकलना मुश्किल है। इसीलिए वो शी को याद कर रहा होता है कि इतने में ही शाओ शेंग से मिलने चला आता है और शेंग की ये हालत देखकर वो रोने लग जाता है और उससे माफिया मांग रहा होता है। और वहाँ शी को घबराहट होने लग जाती है, उसे फील हो जाता है कि शेंग किसी खतरे में है, इसीलिए उसके दिल में तकलीफ होने लगती है और वहाँ ये लोग शेंग को मारने लगते हैं, उस पे दुनिया जहाँ के सारे गलत गलत इल्जाम लगाकर। तो वहाँ सारे मिनिस्टर शेंग के साथ होते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान की भी कुर्बानी देने लगते हैं शेंग के साथ कि हमें भी इसके साथ मार दो। कोई मरने से नहीं डर रहा होता, सब शेंग का साथ दे रहे होते हैं, मगर रोंग इन सबको इग्नोर करता है तो रोंग ऑर्डर दे देता है कि शेंग, और वो पूरी रात रोती रहती है, तड़पती रहती है। और शी का रोना और तकलीफ तब खत्म होती है जब शेंग की खत्म होती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब शेंग के मरते ही रोंग ऑर्डर दे देता है कि इन सारे मिनिस्टर्स को मार दिया जाए जिनको बचाने के लिए शेंग ने अपनी जान की कुर्बानी दी। वो सब जाया हो जाती है क्योंकि ये उन्हें मार देता है। अब ये देख कर जीजिंग रोंग से कहता है कि तुमने मेरे सारे खानदान वालों को, मेरे सारे अंकल को क्यों मारा, ये करने को तुम्हें किसने कहा था। तो रोंग उससे कहता है कि ये सारी बातें तुम मेरे साथ ना करो, क्योंकि किंग तुम मेरी वजह से ही बन रहे हो, वरना मैं तुम्हें किंग बनने नहीं दूंगा। दूसरी ही तरफ इन लोगों को शेंग की डेथ का पता चल जाता है, इसीलिए ये पैलेस आकर शेंग की डेथ बॉडी वापस मांगते हैं। तो जीजिंग मना करने लगता है कि क्या करोगे इसकी बॉडी ले जाकर, क्योंकि वैसे भी ये तो बुरा इंसान है, इसने मुझे मारने की जो कोशिश की। तो यान फौरन लड़ने लग जाता है कि अगर तुमने हमारे मास्टर की बॉडी ना दी तो मैं अपनी आर्मी लेकर यहाँ आ जाऊंगा और फिर वार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सुनकर जीजिंग और ये लोग डर जाते हैं और शेंग की बॉडी इनको ले जाने देते हैं। अब शेंग की बॉडी जब इनके पास आती है तो उसे देखकर ये लोग रोने लग जाते हैं और उसकी बॉडी को अपने साथ वापस ले आते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि शी की जब आँख खुलती है तो जीजिंग इसे ईस्टर्न पैलेस में शिफ्ट करा देता है और इसे पैलेस के अंदर ही कैद रखा होता है, कहीं आने जाने नहीं दे रहा होता और किसी को भी इससे मिलने नहीं दे रहा होता, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे शेंग के बारे में कुछ भी पता चले। अब पिंग जब ईस्टर्न पैलेस शी से मिलने के लिए आता है तो गार्ड्स उसे शी से मिलने नहीं देते। अब पिंग के दिमाग में यही होता है कि उसे शी को यहाँ से बाहर निकालना है और उसे बचाकर लेकर जाना है। तो इतने में इससे मिलने के लिए शाओ आता है और उससे कहता है कि तुम अकेले शी को नहीं बचा सकते, मेरे ऊपर शेंग और शी के बहुत एहसान है, इसीलिए मैं शी को हर हाल में बचाऊंगा। और सबसे पहले शाओ पैलेस के गार्ड को मार देता है और सारा इल्जाम उस पर लगा देता है कि उसने ही टियान के पैलेस से भागने में मदद की है और वो भी कहीं भाग गया है। अब दूसरी ही तरफ वो दिन आ जाता है जिसका जीजिंग को बरसों से इंतजार था और वो फाइनली किंग बन जाता है और जिन क्वीन बन जाती है जैसा कि वो चाहती थी। अब शाओ शी की माँ के पास आता है और उसे शेंग के हवाले से सारी बात बता देता है और उसकी मदद मांगता है शी को बचाने के लिए। अब जीजिंग तो सिर्फ और सिर्फ शी से ही मोहब्बत करता है और उसे ही क्वीन बनाना चाहता था, मगर वो मजबूर होता है, इसीलिए जिन को क्वीन बना देता है और शी को हॉनर्ड कॉन्कोबाइन की पोजीशन मिल जाती है। इसीलिए जीजिंग शी के लिए सेरेमनी रखने लगता है। तो जिन तपने लग जाती है कि मैं क्वीन हूँ, मुझे ये सेरेमनी मिलनी चाहिए, तुम मेरी सेरेमनी उसे क्यों दे रहे हो। तो जीजिंग कहता है कि तुम्हें मैंने क्वीन बना दिया, ये काफी नहीं है कि तुम अब इस चीज के लिए भी रो रही हो। तो जिन कहती है कि मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे शी के लिए लग रहा है, क्योंकि तुमने उसके मास्टर को मार दिया, कि कितने करीबी लोगों को मार दिया, और अब तुम अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसके लिए ये सब कर रहे हो। अब सच जीजिंग से बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो जिन को डांट के वहाँ से भगा देता है और शी से मिलने चला आता है। मगर तब उसे पता चलता है कि शी की पुरानी बीमारी वापस आ जाती है और वो दोबारा बोलना छोड़ देती है, क्योंकि पहले इसके फादर के जाने का इसे ये सदमा लगा था और अब शेंग की टेंशन में इसे दोबारा वही सदमा लग जाता है। और ये जीजिंग को लिखकर कहती है कि शेंग और
बाकी सारे आर्मी वालों को पैलेस बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मगर जीजिंग झूठ कह देता है कि शेंग यहाँ नहीं है, वो अपनी आर्मी को लेकर कहीं दूर गया हुआ है, वो पैलेस नहीं आ सकता। दूसरी ही तरफ जीजिंग शी की माँ को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि अब इसने सारे मिनिस्टर्स को तो मार दिया होता है, इसीलिए इसके पैलेस में कम लोग होते हैं। अब इसे और दूसरी बड़ी फैमिलीज के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने होते हैं, इसीलिए ये शी की मदर से मदद मांगता है, क्योंकि सिर्फ यही जीजिंग को उनसे मिलवा सकती है। मगर शी की माँ कहती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि शी को शेंग के बारे में पता चल जाए, और ये बात मैं उसे खुद बताऊंगी क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसे हैंडल करना आता है। अब जीजिंग ये नहीं चाहता कि शी को सच पता चले, वो तो बस ये चाहता है कि उससे वही पता चले जिस इल्जाम में शेंग को फंसाया गया है। इसीलिए वो अपने गार्ड को शी की माँ के साथ भेजता है ताकि ये इसे सच ना बताए। तभी शी की माँ वही बताती है जो कि जीजिंग चाहता था कि वो शी को बताए, कि शेंग ने जीजिंग को मारने का प्लान बनाया ताकि वो खुद किंग बन सके, और उसके ये इरादे जीजिंग ने देख लिए, इसीलिए उसे पकड़ लिया गया और मार दिया गया। शी शेंग की डेथ का सुन के सदमे में आ जाती है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि वो ऐसा कर सकता है। इसे इस बात का सदमा लगता है कि इन लोगों ने इसके ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा के इसे मार दिया, इसीलिए वो इतना रोती है कि बेहोश हो जाती है। अब शी की जब आँख खुलती है तो वो अपनी माँ को यही समझा रही होती है कि शेंग ऐसा कभी नहीं कर सकता, इन लोगों ने इसको फंसाया है। अब इसकी माँ को तो ये मालूम होता है कि शेंग बेकसूर है, इसीलिए वो इशारों में अपनी बेटी को समझाने लगती है कि मैं जानती हूँ, और उसके हाथ में शेंग का लेटर थमा देती है। अब शी जब लेटर देखती है तो उसके अंदर शेंग ने लिखा होता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया सिवाय शी के, और ये लेटर शेंग ने तब लिखा था शाओ उससे मिलने के लिए आया था, और उसी के हाथों उसने ये लेटर शी को भिजवाने को कहा था। अब ये पढ़ने के बाद शी बहुत ज्यादा रोती है, और जिसने भी ये सीन देखा होगा वो भी जरूर रोया होगा। दूसरी ही तरफ फैंग अब जीजिंग और रोंग से वार करने का फैसला कर लेता है कि वो रिवेंज लेगा, कि इन लोगों ने हमें गलत इल्जाम में फंसाया था ना कि हम कुर्सी छीनना चाहते हैं, तो अब हम सही तरीके से कुर्सी छीन के दिखाते हैं। यहाँ तक कि फैंग अपना सर नेम भी गिव अप कर देता है और शेंग का सरनेम लगा लेता है कि अब मैं उसकी रॉयल आर्मी से हूँ। दूसरी ही तरफ जीजिंग शी से मिलने के लिए आता है, उसे तसल्लियां देने के लिए कि अब क्या कर सकते हैं कि शेंग ने ऐसा किया, और बता देता है कि तुम्हारा कजन फैंग भी वही हरकतें कर रहा है, हमारे साथ वार करना चाहता है। मगर शी को इससे नफरत हो रही होती है क्योंकि इसी ने ही शेंग को मरवाया है, इसीलिए वो चाकू लेकर बैठी होती है इसे मारने के लिए, मगर उसे नहीं मार पाती और जीजिंग उसके हाथ में चाकू देख लेता है। शी उल्टा अपने हाथ में ही चोट लगा लेती। अब जीजिंग वहां रोने लग जाता है कि आखिर शी को उसकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ कि शेंग ने ऐसा किया है तो वो यकीन क्यों नहीं कर। अब जब तक शी खुश नहीं होती, उसकी तबीयत खराब होती है, तो जीजिंग भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ शी इम्पोर्टेंट है। और जब शी की माँ जीजिंग से कहती है कि तुम्हें शी को एक रूम में बंद नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे खुला छोड़ दो, तभी वो आहिस्ता आहिस्ता इस डिप्रेशन से बाहर आएगी, तो जीजिंग शी की माँ की बात मान लेता है। अब शी छत पर आकर खड़ी हो जाती है और उसे शेंग नजर आने लगता है कि वो उसे न्यूज लाकर दे रहा है अपनी वार जीतने की, जैसे कि वो पहले करता था, और वो ऐसे ही उसका छत पर वेट करा करती थी। दूसरी ही तरफ शी शेंग के सारे गिफ्ट जलाने लगती है जो कि उसने शी को दिए थे अपनी हर वार जीतने की लिस्ट, ये कह के कि शेंग से ये लोग डरते थे, जलते थे, क्योंकि वो हॉनेस्ट था, हैंडसम था और सारे लोग उसकी तारीफ करते थे। यही चीज इन लोगों के लिए खतरा थी। शी कहती है कि शेंग ने कसम खाई थी कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा, इसलिए ताकि वो इस इल्जाम से दूर रहे कि वो शाही कुर्सी छीनना चाहता है। मगर ये सब करने का क्या फायदा हुआ, इन लोगों ने फिर भी उसे इसी इल्जाम में ही फंसा दिया। अब आज के दिन जीजिंग शी के साथ अपनी शादी तय कर लेता है और उनकी दोबारा शादी हो रही होती है। तो शी की माँ उससे मिलने आती है, उससे ये कहने के लिए कि मैं गलत थी, मुझे तुम्हें सेंट्रल स्टेट भेजना ही नहीं चाहिए था और तुम्हें वेस्टर्न स्टेट में ही रहने देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और आज ही के दिन शी की सेरेमनी रखी गई होती है उसकी कॉन्कुबाइन बनने की, कि पैलेस के बाहर सारे लोग, सारे सोल्जर्स उसके सामने झुकेंगे। तभी शी की माँ उसे भागने को कह रही होती है कि वही अच्छा मौका है, तुम यहाँ से भाग जाना। अब शी को जब पैलेस से बाहर लेकर जाया जाता है तो शाओ उसे प्लान समझाने के लिए आ जाता है कि यहाँ सारी आवाम में पिंग भी मौजूद है, वो तुम्हारी भागने में मदद कर देगा। मगर शी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, इसीलिए वो वापस पैलेस की छत की तरफ जाने लगती है। अब शी की छत की तरफ जाते वक्त वो अपनी सारी ज्वेलरी सब उतार के फेंकने लगती है, जिससे शाओ समझ जाता है कि वो छत पर अपनी जान देने के लिए जा रही है। अब यहाँ शी भी अपना सर नेम गिव अप कर देती है और यही कहती है कि फैमिली बुक से मेरा नाम हटा दिया जाए और बस मेरा नाम शेंग की स्टूडेंट में ही रखा जाए। और ये भी कहती है कि शेंग को गलत इल्जाम में मार दिया गया और मेरे सामने मेरा दुश्मन है, मगर मैं उसे मार नहीं पाई और उससे मैं किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। अब जीजिंग को भी ये बात पता चल जाती है कि शी छत पर जा रही है, तो वो डर के मारे भागा चला आ रहा होता है और वहाँ शी छत पर पहुंच जाती है सुसाइड करने
करने के लिए, मगर मरने से पहले कि अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट लाइफ में मिले तो क्या तुम पहले ही मुझसे शादी कर लोगे। शी कहती है कि तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ ही समझती हूँ, और ये कहते ही वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो जीजिंग भी वहाँ पहुँच जाता है, मगर वो उसे बचा नहीं पाता। जीजिंग सबसे ज्यादा मोहब्बत शी से करता था। अब उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि उसे शी ही नहीं मिली, और वो रोता रह जाता है और शी की डेथ हो जाती है। अब शी की डेथ की न्यूज सबको मिल जाती है, उसकी माँ को, फैंग को, सबको। तो सब ये न्यूज सुनकर बहुत रोते हैं। फिर दिखाते हैं 1 साल बाद के जैसे कि रोंग ने शैंग को ट्रैप किया था, वैसे ही शाओ इसे ट्रैप कर देता है, ये कह के कि जिन ने बेटे को जन्म दिया है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब रोंग के लिए ट्रैप होता है ताकि वो पैलेस आए और शाओ उसे मार दे। और ऐसा ही होता है, शाओ शैंग का बदला ले लेता है। दूसरी ही तरफ जीजिंग को बहुत लगता है कि वो बीमार पड़ जाता है, और हुआ की शादी भी नैन्जियो के खानदान में करा दी जाती है। और कुछ ही दिनों बाद जीजिंग की भी डेथ हो जाती है बीमार होने की वजह से, और शाओ दोबारा से जिजहैन को किंग बना देता है। दूसरी ही तरफ यान भी वेस्टर्न स्टेट छोड़कर वापस जाने लगता है कहीं और अपनी मंजिल पर। अब ऐसे ही इतने साल बीत जाते हैं कि युन बूढ़ा हो जाता है, और ये उसी ड्रैगन पैलेस में आता है जो कि शैंग ने बनाया था, और वहाँ उसे अपने सारे लोग याद आने लगते हैं। और यही एपिसोड और ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को ये पूरी सीरीज कैसी लगी, और जो इस ड्रामे की एंडिंग पर खुश नहीं है वो फॉर एवर एंड एवर ड्रामा देख सकते हैं। वो ड्रामा इसी ड्रामे का सीजन 2 ही है, जिसमें शी और शैंग का पुनर्जन्म होता है और वो दोबारा उस ड्रामे में मिल जाते हैं। कमेंट करना ना भूलिए और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।